कल हम लोगों ने एटीट्यूड पढ़ा था, उसमें अभिव्यक्ति परिवर्तन कैसे करेंगे उसकी एक थ्योरी पढ़ रहे थे, अनुनय। और अनुनय सीखने के क्रम में सीखा था कि अनुनय करने के लिए 4 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात थी, जिसका अनुनय करना है, जिसकी अभिवृत्ति बदलवानी, उसके बारे में 4-5 बड़ी बातें हैं जिसका आपको अनुनय में ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात थी? पहली महत्वपूर्ण बात, उस आदमी की अभिवृत्ति में संवेग का तत्व कंटेंट ज्यादा है या तार्किकता का। जिस आदमी के संवेग में, जिस आदमी की अभिवृत्ति में संवेग का कंटेंट ज्यादा होगा, तार्किकता का कम। जैसे कौन सी वृत्तियां होती हैं ऐसी, कौन सी वृत्ति ऐसी होती है जिसमें संवेग ज्यादा होता है, तार्किकता कम? सोचना मुश्किल काम है। बिल्कुल सही बात। धार्मिक आवृत्तियां, धार्मिक आवृत्तियां कैसी हैं? संवेगात्मक, क्योंकि धर्म असल में भावना से जुड़ा मामला है, उसमें तार्किकता नहीं है। तो अगर आप किसी आदमी की धार्मिक अभिवृत्ति से संबंधित कोई बात बदलवाना चाहते हैं और उससे आप बहुत तार्किक बात कहेंगे तो बदलना बहुत मुश्किल होगा। किसी एक मुसलमान को आप ये बता दें कि अल्लाह नाम का कोई आदमी होता ही नहीं है, जो जन्नत है ये नहीं होती, और वो है कैसा डिवोटी मुसलमान, तो आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा और आपकी बताई गई बात से अवृत्ति नहीं बदलेगा। किसी ऐसे डिवोटी मुसलमान के पास आप ले आए वैज्ञानिक आदमी को, वो समझाए कि दुनिया की विज्ञान से व्याख्या कैसे हो सकती है और तुम इस्लाम में कैसा मानते हो, बात नहीं मानेगा। यही बात एक हिंदू पर लागू होगी। हिंदू को अगर कोई कह दे अरे बजरंग बली देवता कैसे हो सकते हैं, हमने आज तक तो कोई ऐसा अनुभव में बोलने वाला, मानवों की भाषा समझने वाला वानर नहीं देखा। तो ये बात कि ऐसे वानर होते थे और वो देवता थे, इस बात को मानना मुश्किल है, ये कहानी है। इसलिए इसके आधार पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बजरंग बली को चुनाव में मुद्दा नहीं बना सकते। लेकिन एक धार्मिक आदमी को जब आप ये कहेंगे कि इसलिए बजरंग बली को कर्नाटक के चुनाव में मुद्दा मत बनाओ क्योंकि बजरंग बली नाम के किसी ऐसे व्यक्ति का होना और उनसे जुड़ी किसी ऐसी बात का राजनीति में इस्तेमाल करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि इस तरह का चरित्र मिथकी है, मिथक के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन वो आदमी यकीन नहीं करेगा, बजरंग बली का भक्त है, हर मंगलवार को व्रत रखता है, बात नहीं मानेगा। तो अगर आप मुसलमान के वृत्ति में कोई बदलाव करना चाहते हैं, मौलवी है, इधर बजरंग बली का भक्त है, तो उनकी आवृत्तियों में बदलाव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि बजरंग बली जो है वो उनके भक्त होने के नाम पर सही तरीके से किस तरह की भक्ति आपको रखनी चाहिए। और हनुमान के तमाम उदाहरणों से आपको समझाना पड़ेगा कि हनुमान न्याय के साथ थे, पक्षपात के खिलाफ थे, और अगर तुम हनुमान के भक्त हो तो तुम अगर पक्षपात कर रहे हो, फला फला चीज कर रहे हो तो ये गलत है। एक मुसलमान को समझाना पड़ेगा कि मदीना स्टेट में खलीफा का शासन देखो, फला फला बात देखो, तो तुम इस्लाम की जो ये व्याख्या मान रहे हो ये कुरान सम्मत पैगंबर मोहम्मद के आइडियाज से, उसके आइडियल से संगत नहीं है, तो उसके इस बात को मानने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि वो अच्छा मुसलमान तो बनना चाहेगा। मुसलमान है, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहेगा जिससे उसके पैगंबर पर कोई सवाल उठाए, जिससे उसकी
किसी ऐसी इस्लामिक मान्यता से विरोधाभास कोई दिखा दे जिससे उसके अपने सच्चे मुसलमान होने पर कोई सवाल बन रहा हो। जैसे आप देखते होंगे कई बार इस्लामिक दुनिया में अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि हम बैंक बनाते हैं और उसमें ब्याज लेते हैं, जबकि इस्लाम में सूदखोरी की मनाही है। तो बार बार इस्लामिक दुनिया में इस्लामिक बैंक स्थापित करने की बात होती है और कहा जाता है कि ऐसा बैंक इस्लामिक दुनिया में होना चाहिए जिसमें सूद ना लिया जाए। और जब ऐसा कहा जाता है और लोग तमाम तैयार भी होते, कई बार तमाम अरब कंट्रीज ने इसके बारे में प्रपोजल मूव किया कि हाँ ऐसा हो करेंगे, तो जब इससे प्रेरित हो पाते इसलिए नहीं कि बात तार्किक समझते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी इस्लाम के प्रति संवेग है। मानते हैं कि अगर हम ऐसा बैंक बनाते हैं तो हमारे सच्चे इस्लाम या सच्चे मुसलमान होने का ये एक प्रमाण होगा। ठीक है, बहुत सारे मुसलमान अभी भी ना बेईमानी करना ठीक नहीं मानते, बाकी तमाम तरह की बातों को स्वीकार कर लेते, लेकिन बेईमानी करना ठीक नहीं मानते। तमाम जैनी जैसे बताया था मांसाहार को ठीक नहीं मानते। कैसे? संवेग के आधार, तार्किकता के आधार पे। तो अगर किसी आदमी की आवृत्ति संवेगात्मक है, उसमें मूल तत्व संवेग का है, धार्मिक आवृत्ति है, सांस्कृतिक आवृत्ति है, तो उसमें पूरी तरह से तार्किकता का प्रयोग करके आवृत्ति परिवर्तन करवा पाना संभव। या तो आपको संवेगात्मक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर ज्यादा मात्रा संवेग की और कुछ मात्रा तर्क की, दोनों का मिला जुला रूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक बात तो हो गई, संवेग और तार्किकता दोनों में से किस तत्व की आवृत्ति में अधिकता ज्यादा है। नंबर दूसरी बात जो बताई थी, लाभ और हानि। हमारा लाभ किसमें और हमारी हानि किसमें है। किसी ऐसे चीज से आप आवृत्ति नहीं बदलवा पाएंगे जिससे अगले व्यक्ति को दिखाएं कि आवृत्ति बदल लो और तुम्हारा नुकसान होगा। अगर किसी आदमी को लगेगा हमारा आवृत्ति बदलने से क्या होगा, नुकसान होगा, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। सिगरेट के पैकेट पर भी अगर हम ये छापते हैं कि इसको पीने से कैंसर हो जाता है, तो हम क्या चाहते हैं, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीना छोड़ दें। और किस आधार पर? कि सिगरेट पीने से हानि होगी। उसी हानि को दिखा दिखा के पहले क्या करते थे, बड़ा छोटा छोटा लिखते थे, इससे कर्क रोग हो सकता है, दिखाई भी नहीं देता था। बाद में तमाम एडवाइजरी जारी हुई कि हमको इसको प्रकट रूप में दिखाना चाहिए। अगर अभी भारत में मान लो क्या हो जाए, पूरे भारत में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर कैंसर के रोगियों का चित्र छाप दिया जाए जिनका चेहरा ओरल कैंसर से खराब हो गया है, और हर जगह इसके चित्र आपको दिखाई दे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी एक दो चित्र लगे हों कि क्या आप सिगरेट पीकर ऐसे कैंसर रोगी बनना चाहते हैं। तो आप जितना इसका प्रयोग करेंगे, हो सकता है लोग जो इसकी हानि को नहीं समझ पा रहे, या जो जिन्होंने भी सिगरेट पीना शुरू, 18-16 साल का बच्चा है, सिगरेट पीने का आदत डाल सकता है, लेकिन अगर ये चित्र बार बार देख रहा है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन जा रहा है, वहां दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, इस हानि के बार बार दिमाग में आने से हो सकता है उस आदत की ओर जाए ही ना। ठीक है, तो हम जब विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, हानि से लोगों का परिचय करवाते हैं, तो उनकी आवृत्ति को रोक सकते हैं। लाभ दिखा दें तुम्हारा हम बहुत ज्यादा है, उससे भी आवृत्ति बदल सकते हैं। तीसरी बात बताई थी अस्मिता। महत्वपूर्ण चीज क्या है, आवृत्तियों के बदलाव में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अस्मिता का। ये चीज अगर तुम कर रहे हो और ये बात पता चल जाए तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बारे में लोग बुरा सोचेंगे। जैसे भारत में छेड़खानी और यौन अपराध बहुत सारे होते हैं, लेकिन पाओगे प्रायः इस अपराध को करने वाले लोग जो खास तौर पर सफेद पोस्ट लोग हैं, अपनी आइडेंटिटी क्या चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे अस्मिता पर सवाल उठेगा, हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाने पर। तो तुमने पाया होगा कि जब मीटू कैंपेन चला, मीटू एक कैंपेन चला पश्चिम में, वहां का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर था हॉलीवुड का, उसके बारे में बताया कुछ अभिनेत्रियों ने सामने आके कि उसने उनका यौन शोषण किया है। और जब पिटारा खुला तो पता चला कि इसकी यौन शोषण में लिस्ट बड़ी लंबी थी। कुछ भारतीय अभिनेत्रियों को भी उसने निशाना बनाने की कोशिश की थी, और तब वो बात खुलते खुलते दूसरे क्षेत्रों में आई, और फिर भारत में भी मीटू कैंपेन चल पड़ी। और जब मीटू कैंपेन चली तो स्त्रियों का हौसला बढ़ा और तमाम स्त्रियों ने आगे आके बताना शुरू किया। तो उसमें कुछ बड़े बड़े पत्रकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के
ढेर सारे प्रोफेसर्स का नाम आ गया, कुछ अभिनेताओं के साथ कुछ निर्देशकों का, निर्माता निर्देशकों का नाम आने लगा। वो तो बीटू रुक गया। अगर चला होता ठीक से तो गांव गांव में आपको तमाम मर्द और पुरुष ऐसे मिलते जिनके चेहरे से नकाब उतर जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता बचा पाना। ठीक है, तो मीटू आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो बहुत सारे लोग, और उसमें आपने देखा कि जब ऐसा हुआ तो उसके बाद से, जब से लोगों को लगा कि स्त्रियां ऐसा बोल सकती हैं, और अगर ये चल जाता और लोगों को लगता कि हमारी अस्मिता पर क्या है, खतरा है, तो इस तरह की आवृत्ति क्या होती, कमजोर पड़ती। जिस चीज से हमको लगता है कि इससे हमारी अस्मिता को खतरा, उसको हम क्या करते हैं, छुप कर करते हैं, पकड़े ना जाएं, पहचान ना ले कोई, ऐसे करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसके साथ अगर हमारा नाम जुड़ गया तो फिर हमारी अस्मिता। तो अगर कुछ ऐसी चीजें कर दी जाए, जैसे मान लो दहेज लोग लेते हैं, सपोज करो दहेज के बारे में भी ऐसा कर दिया जाए कि जहां शादी ब्याह हो सरकार मैंडेटरी कर दे कि वहां जहां जयमाल हो रही होगी वहीं बगल में एक होर्डिंग लगा होगा, और जहां गेट से बाराती प्रवेश करेंगे वहां भी एक लगा होगा, उसमें लिखा होगा लड़की से कि कहीं तुम दहेज लेने वाले लोभी, लालची, ना अनैतिक आदमी से विवाह तो नहीं कर रही हो तो सोचना। जिसने तुम्हारा सौदा किया हो, दहेज लिया हो, वो आदमी विवाह योग्य नहीं है। और सारा होर्डिंग ऐसा लगा हो कि जब विवाह की वरमाला की फोटो आएगी तो उसमें दिखाई देगा पीछे हो। अब जब उसको सब देखेंगे फिर क्या हो, विवाह के कार्ड पर कह दिया जाए कि विवाह के कार्ड पर छपवाना पड़ेगा कि विवाह में दहेज नहीं लिया गया, दहेज कानूनन अपराध है, इसलिए हम अपने अतिथियों को बता रहे हैं कि हमने कानून नहीं तोड़ा है। अब अगर क्या होगा, अगर आदमी को लगेगा कार्ड पे भी लिखवा के भेजे हैं, इसमें अधिकारियों को बुलाए, नेताओं को बुलाए हैं, और दहेज लेने की बात अगर हमारी खुल गई तो क्या होगा, हमारी अस्मिता टूटेगी। लगेगा हमने झूठ बोला था, हमने कार्ड जो छपवाया था उसमें गलत बयानी की थी। जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं, पंडित एक दो बार मंत्रोच्चार करवाने के बाद बीच में कह दे, एक शपथ इसकी भी दिलवाए कि बताइए, वर से कहे कि बोलिए कि मैंने दहेज नहीं लिया, मैं जानता हूं दहेज लेने वाले लोग अनैतिक होते हैं, लोभी होते हैं, और मैंने दहेज। जितनी बार आप ये बात कहेंगे, जितनी जगह इस पर स्ट्रेस करेंगे, क्या होगा, अब आदमी को लगेगा कि हमारी अस्मिता पर खतरा है, क्योंकि दहेज लेने को कार्ड में क्वेश्चन कर रहे हैं, पंडित क्वेश्चन कर रहा है, पीछे जो होर्डिंग लगाए, वहां जब बुकिंग करवाने गए तो वहां जो जिस बैंक्वेट को हमने बुक किया, जिस लॉन को बुक किया, उसने लिखवाया कि आपसे एडवांस ले रहे हैं, साइन कीजिए और लिखिए कि इस विवाह में दहेज नहीं लिया गया। अगर 10 जगह आपको लिखना पड़ा, बैंक्वेट लॉन की बुकिंग में आपको लिखना पड़ा, अपने शादी के कार्ड में मैंडेटरी कर दिया गया कि विवाह जहां जहां होता उन लॉन्स में होर्डिंग लगाना अनिवार्य है, पुरोहित जो विवाह करवा रहा उसका ये बोलना अनिवार्य है पब्लिकली सबके सामने, ठीक है। या कह दिया जाए कि दूल्हे का जब जयमाल होगा उससे पहले भी एक अनाउंसमेंट होगा वहां से कि दूल्हा दुल्हन दोनों को कानून पता है, वुड बी ग्रूम और वुड बी ब्राइड, इन दोनों को कानून पता है, और दोनों ये अनाउंस कर रहे हैं कि इस विवाह में दहेज नहीं लिया गया। इसके बाद आप पाएंगे कि दहेज ले पाना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो तमाम जगह ऐसी हैं जहां विवाह से पहले तिलक उलक होता है, और उसमें जितना दहेज लिया होता है पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं, लोग आते देखते हैं। और अगर आपने ये सब कर दिया जो मैंने बताया तो क्या होगा, पहला असर क्या पड़ेगा, पब्लिक डिस्प्ले खत्म, पब्लिक डिस्प्ले आप नहीं कर सकेंगे। दूसरा क्या होगा, फिर धीरे धीरे जो छुप के ले रहे हैं उन पर भी दबाव पड़ना शुरू हो जाए। कितनी जगह झूठ बोले, अपने शादी ब्याह में विधायकों, मंत्रियों और सम्मानित लोगों को बुला सकेंगे, नहीं बुला सकेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि अगर तुम्हारे विवाह में दहेज लिया गया होगा तो उस विवाह में आना गैर कानूनी काम तुम कर रहे हो, गैर कानूनी काम में हम शामिल नहीं हो सकते। अगर हर आदमी दबाव बनाने लगेगा, किसी को आप कार्ड देंगे और लिखा होगा कि इसमें दहेज नहीं लिया, पूछेगा आपसे कि दहेज नहीं लिया ना, पक्का ना, तभी आऊंगा। अगर लिया होगा तो गैर कानूनी काम है, और गैर कानूनी काम में विधायक के तौर पर शामिल, मैं शिक्षक के तौर पर शामिल नहीं हो सकता, मैं आईएएस के तौर पर शामिल नहीं हो सकता, तो अगले आदमी क्या लगे, कोई आ ही नहीं रहा है। हर आदमी उससे पहले
पूछ रहा है। इसका तो अस्मिता ये एक बड़ा जरिया है। किसी आवृत्ति के पालन के बावजूद अगर उसकी गरिमा और अस्मिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आप आवृत्ति बदलवा नहीं पाएंगे। दहेज गैर कानूनी है और गैर कानूनी काम करने के बावजूद पुरुषों की अस्मिता पर दहेज लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा उनकी गरिमा बढ़ जाती है। कहते हैं अरे देखा उसके विवाह में दो तो कार लिया है, गुड़गांव में एक फ्लैट लिया है और पता चला 4 करोड़ लिया है। दूसरा कहता है यार पता नहीं हम भी आईएएस थे, हमको तो एक ही कार मिली। तो जो एक कार लिया वो हीन भावना का शिकार है, और जो 3 ले गया 2 ले गया वो मान रहा है कि वो श्रेष्ठ है, उसने बड़ा बढ़िया सौदा किया है। तो अगर आप दहेज लेने के बावजूद क्या है, गौरवान्वित है, अगल बगल चर्चा हो रही कि बहुत मिला है। जिस दिन लौटे विवाह करके और सामान की नुमाइश लगी उस दिन पूरे गांव में कस्बे में चर्चा हो रही बहुत मिला इनको, बहुत दिया उन्होंने। तो आप इसका मतलब है कि इससे अस्मिता तोड़ने की बात छोड़िए, इससे अस्मिता बढ़ा रहे। तो प्राय घर में ही कई बार तो लड़की का पिता ही कह देता है, अगर आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं दहेज लेंगे, वो कहेगा नहीं आप तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसे कैसे शादी करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि बेटी को कुछ दिया नहीं। और कई बार बेटियां भी उस लिस्ट में शामिल होती, कहती दीदी को ये मिला था तो हमारा भी। तो न लड़के वाले को अस्मिता का बोध, न लड़की वाले को अस्मिता का बोध, न दुल्हन को न दूल्हे को, किसी की अस्मिता टूट। इसका मतलब तीसरा तरीका है अस्मिता पर प्रहार। पहला संवेग या तार्किकता देखेंगे, दूसरा लाभ हानि देखेंगे, तीसरा अस्मिता देखेंगे। इसका सफाई अभियान अगर चलाना है तो दिल्ली सरकार ने क्या किया था, स्लोगन्स लिखे थे दीवारों पर कि कहीं आप थूथू कुमार तो नहीं है। आपने 3 साल पहले अगर देखा हो, दिल्ली सरकार ने कैंपेन चलाई थी 3-4 साल पहले, दीवारों पर लिखा होता था आप थूथू कुमार तो नहीं है। हालांकि बाद में बहुत आलोचना हुई इसकी कि शायद ये बिहार वाले लोगों को, यूपी वाले लोगों को टारगेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कुमार लोग वहीं लिखते हैं। ठीक है, तो फिर उसको दिल्ली सरकार ने वापस लिया कि कुछ और लिखना पड़ेगा। नहीं तो उन्होंने लिख रखा था कि एक आदमी थूक रहा है सड़क पे, दीवार पे, और उसके बगल लिखा हुआ है कि आप भी थूथू कुमार तो नहीं है। पॉलीथीन जब रोकने की बात आई थी तो लिखा होता था, एक स्त्री का चित्र था, मॉल से निकल रही, दोनों हाथ में खूब ढेर सारे पॉलीथीन के पैकेट हैं, लिखा था पॉली आंटी हैं क्या, पॉली आंटी। अब मान लो कहीं इसको खूब प्रचार कर दें, टीवी पे दिखने लगे कि जो औरत खूब पॉलीथीन की थैली लेके निकल रही पॉली आंटी है। अब एक औरत किसी पार्क के बगल से गुजरी, बच्चे खेल रहे हैं वहां, 6 साल 8 साल 10 साल, बच्चों ने पॉली आंटी का नारा लगा दिया, नाराज आई, क्योंकि बच्चे रोज टीवी पर विज्ञापन देख रहे हैं, और विज्ञापन देख रहे हैं तो उनको लगा कि जो पॉलीथीन का पैकेट ढेर सारा लेके जा रही वो पॉली आंटी। तो अब झिझकेगी कि बच्चे तक मजाक उड़ा रहे हैं, पॉली आंटी कह रहे हैं। कोई थूक रहा, बच्चों की स्कूल में छुट्टी हुई है, उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, थूथू कुमार है, थूथू कुमार है। बस से जा रहे हैं, बस लाल बत्ती पर रुकी है, वहीं कोई आदमी थूकता दिख गया, जोरदार तरीके से बच्चों ने थूथू कुमार कह दिया। आपकी क्या अस्मिता पर चोट पहुंची। तो अस्मिता पर चोट पहुंचाकर भी आवृत्ति बदली जा सकती। इस तरीके से हम कई बार इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और चौथा कारक क्या बताया था, आपके सुरक्षा असुरक्षा का उससे कोई बोध जुड़ा हो, सुरक्षा असुरक्षा का कोई बोध जुड़ा हो। किसी काम को करने से अगर आपकी सुरक्षा बढ़ जाती तो वो आवृत्ति बदलवाना आसान है। मार्केट में जितने ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं कि फला लगा लीजिए, इससे आपके घर में आग लगने की संभावना कम हो जाएगी, ये वाला जो अप्लायंस इलेक्ट्रिक, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो जोर ये दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे स्विच से या किसी फ्यूज से शॉर्ट सर्किट हो गया तो घर में आग लग जाएगी, तुम्हारे फला केबल में आग लग सकती है, हमारा वाला ये वाला केबल है इसमें आग नहीं लगती। किस पर जोर दे रहे हैं, सुरक्षा पर। जितना तुम बीमा करवाते हो उसकी सारा मार्केट किस पर खड़ा है, सुरक्षा पर। तो मनुष्य सुरक्षा की चाहत रखता है। अगर हम किसी आवृत्ति को सुरक्षा से जोड़ दें तो उसके अपनाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी बार बार समझा दे कि जितना सस्ता फोन है उसमें कोई तरंग निकलती है या उससे कोई हमारे कान पर, हमारे श्रवणेंद्रियों पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव है,
इससे फला फला रोग हो सकते हैं। मान लो इसका जो थोड़े महंगे फोन है वो इसका खूब प्रचार करें कि हमारे फोन में फला ये चीज है जिससे आपके कान पर ये नुकसानदेह चीज नहीं जाती। तो कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि अभी जो लोग सस्ता फोन खरीद रहे हैं वो वैल्यू देखना शुरू कर देंगे, किस फोन की फला वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू के आधार पर। भारत में एक समय था कि लोग कारों में सेफ्टी पर जोर नहीं देते थे, देखते थे माइलेज कितना देती है। एक विज्ञापन भी बना था, उसमें दिखाते हैं कि एक फला चीज है, कार है, ये है, एक यॉच बहुत महंगा है, करोड़ों रुपए का है। एक भारतीय गया पूछ रहा है कितना देती है। इसका मतलब वो करोड़ रुपए की चीज भी खरीद रहा है तो उसकी आवृत्ति कैसी है, माइलेज कितना है। माना जाता है माइलेज की चिंता वो करेगा जो सस्ता सामान खरीदता है। अब एक समुद्री यॉच खरीद रहे हैं आप, क्रूज खरीद रहे हैं, और कह रहे हैं कितना देती है। तो दिखाए भारतीय मनोविज्ञान कैसे कैसे हम कार के संदर्भ में टॉप प्रायोरिटी किसको देते थे, माइलेज। इसलिए माइलेज जिनका ज्यादा होता था वो कार भारत में खूब बिकती थी। लोग सस्ती कार बनाते थे, कोई एक भी उसमें कोई एक भी बैग वैग नहीं है, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। वो जब धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, सेफ्टी रेटिंग्स आनी शुरू हुई, पता चला कि बड़ी बड़ी भारत की जो कारें थी जो बहुत लोकप्रिय थी, 0 क्रैश रेटिंग थी उनकी, 5 पॉइंट होते हैं उसमें। तो पाया कि ग्लोबल जो टेस्टिंग थी उसमें भी, एशियन टेस्टिंग थी उसमें भी, सब में 0 क्रैश रेटिंग 0। और कार वो दुनिया भारत की क्या है, सबसे पॉपुलर कार है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये हुआ, अब देखोगे तमाम लोग देखते हैं कि टाटा की कार, फला ये कार, फला ये कार, इसमें एयर बैग्स कितने हैं, इसे फला चीजें कैसी। अब तुम कार को कभी पढ़ने जाओगे ना, जो कार की बहुत पॉपुलर साइट है, जिग व्हील है, कार वाले, कार देखो, तो वहां पाओगे सेफ्टी रेटिंग्स का एक अलग कॉलम बना होता है। उसमें क्या सेफ्टी फीचर है, जियो फेंस है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, एयर बैग्स हैं, एक लंबी लिस्ट है जो आज से 3 साल पहले नहीं थी। अब भारत में जो कार आ रही है उनमें सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट सबसे लंबी होती जा रही है। इसका मतलब भारतीयों की आवृत्ति बदल हो रही, कार का दाम बढ़ा दिया इस कारण से। भारतीय ज्यादा महंगी कार खरीदने के लिए भी जा रहे हैं, बशर्ते उसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा। कल को पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाएगी तो हम हो सकता है डीजल कारें खरीदना बंद कर दें। तो आप इस तरीके से भी आवृत्ति का परिवर्तन करते हैं ना, सुरक्षा और असुरक्षा से। अगर पता चलने लगे हमको कि हमारी सुरक्षा पर्यावरण से है और डीजल कारें पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं और इसको खूब प्रचारित किया जाए, तो हो सकता है और हमारे देश में 1-2 प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाएं उसी समय, तो हमारा सुरक्षा को लेकर, पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर मनोविज्ञान बन चुका हो, तो हम डीजल कारें खरीदना कम कर देंगे। इस तरीके से भी आवृत्ति परिवर्तन किया जाता है, ये बात बताई थी। दूसरी बात है मैसेंजर पर बात करते हैं, उसमें थोड़ी सी बात आपको बताते हैं, फिर हम लोग एक आध उदाहरण लेंगे। चार तरह के मैसेंजर, ये पहला तत्व था, कल भी बताया था, आज फिर उसको रिपीट कर दिया। कल ज्यादा घटक, ज्यादा उदाहरणों के साथ बताया था, आप 4 हेड में उसको बांट दिया। सुरक्षा और असुरक्षा, लाभ और हानि, अस्मिता, और आपका अभिवृत्ति का मूल तत्व संवेग है, ज्ञान है, तर्क है, क्या है, उसके आधार पर निर्णय करना कि आपकी आवृत्ति बदली कैसे जाए। दूसरा मान लीजिए मैं ले रहा हूं संदेश वाहक। श्रोता वो होता है जिसकी आवृत्ति बदलवानी है, और संदेश वाहक वो होता है जिससे आवृत्ति चेंज करवानी है। श्रोता किसको चुने, कितने तरह के श्रोता होते हैं? 4 तरह के श्रोता आवृत्ति परिवर्तन के लिए प्रायः चुने जाते हैं। कौन कौन से? पहला, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, भरोसा है। और भरोसा कैसे बनता है? भरोसा बनता है उसकी नैतिक छवि से। तो हम ये बात कर रहे हैं किसकी अभी? मैसेंजर। श्रोता वो है जिसकी आवृत्ति बदलवानी, मैसेंजर वो है जो आवृत्ति बदलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैसा मैसेंजर काम कर सकता है? जो क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो। और विश्वसनीयता बनती जैसे कहा छवि से।
इमेज से। तो कई बार आप आवृत्ति बदलवाने के लिए इमेज का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्ट्रेस है जो उन फिल्मों में ज्यादा आती है जो फिल्में नारी सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को उठाती है। वो एक्ट्रेस किसी मसाला फिल्म में काम नहीं करती, सेकंड लीड रोल नहीं करती, केवल पेड़ के इर्द गिर्द नाचने के लिए और एक्टर से मोहब्बत करने के लिए फिल्म में रोल एक्सेप्ट नहीं करती। क्या बन गई उसकी? इमेज बन गई ना, नंदिता दास की तरह ना, नंदिता दास की तरह उसकी इमेज बन गई कि मीनिंगफुल सिनेमा करती है। अब अगर इस एक्ट्रेस की इस इमेज का क्या करें हम, महिलाओं के आवृत्ति परिवर्तन के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। एक इंडिपेंडेंट बोल्ड वुमन है जो समझौता नहीं करती और हमको किसी महिला को सशक्त बनाने के लिए, उसको सशक्तिकरण के प्रेरित करने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, पितृसत्ता के मानकों प्रतीकों को स्वीकार ना करने के लिए मनाना है। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे महिलाएं हैं। एक भारतीय सिनेमा की मेन स्ट्रीम महिलाएं हैं जो अलग अलग परिधान पहन के एक ही गाने में 5 परिधान पहन के नाचती हैं। फिल्म में ऐसा रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसमें हीरो के प्रेमिका होने के अलावा उनका और कोई महत्व नहीं है, केवल भावनात्मक संबल देने के लिए हीरो की वहां फिल्म में मौजूद है वो। अगर ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्त्री को आप स्त्रियों के सशक्तिकरण का रोल मॉडल बनाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्त्री जो स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ती, उस सिनेमा में काम करती जिसमें स्त्री अधिकार का कोई मामला होता है, उसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो उसके सफल होने की संभावना ज्यादा हो। इसी तरीके से मान लीजिए राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के समय कभी बेईमानी नहीं की। अच्छे खिलाड़ी भी थे, लेकिन अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ विनम्र थे, झगड़ा नहीं करते थे, अपशब्द नहीं करते थे, देते थे, गाली गलौज कभी किसी के साथ नहीं की, स्लेजिंग नहीं की, खेल में किसी को गलत तरीके से आउट करने की कोशिश नहीं की, नियम नहीं तोड़ा। तो क्या हो गया, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की नैतिक इमेज बन गई। अब मान लीजिए राहुल द्रविड़ किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आए, तो हम क्या मानेंगे, द्रविड़ इस चीज का प्रचार कर रहा है और द्रविड़ एक नैतिक आदमी है, तो जरूर इस प्रोडक्ट में भी विश्वसनीयता होगी। तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट खरीदने की हमारी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट के पीछे द्रविड़ ने अपनी विश्वसनीयता जोड़ दी। तो कई बार आप पाएंगे कि जब हम आवृत्ति परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कैसा मैसेंजर चुनते हैं, जो भरोसेमंद। भारत में एंटी करप्शन मूवमेंट चला लोकपाल कानून बनाने के लिए, और उस कानून बनाने के लिए, मांग करने के लिए जनता साथ में आए। इसके लिए जनता की आवृत्ति को साधना जरूरी था कि जनता सड़क पर निकले, लोकपाल कानून की मांग करे। तो क्या करें, किसको चुने, ढूंढा गया एक ऐसा आदमी जो विश्वसनीय। तो पता चला कि रालेगांव सिद्धि में एक आदमी है जिसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, कोई अपना बेटा बेटी नहीं है, कोई अपना हित बैंक बैलेंस नहीं है। अगर ये आदमी आ जाए और भूख हड़ताल पर बैठ जाए, आंदोलन को लीड करे, तो इसकी नैतिक छवि और विश्वसनीयता के कारण जनता यह मान लेगी कि वाकई इसका अपना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और परिणाम स्वरूप लोग भ्रष्टाचार की खिलाफ मुहिम में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक फेस ढूंढते हैं जिस फेस के आधार पर आप आवृत्ति परिवर्तन करवा सकें। यही बात आप पाएंगे भारत में समाज सुधार आंदोलन में भी। अंबेडकर ने क्या बनाई, अपनी विश्वसनीयता। एक बार उनकी विश्वसनीयता बन गई तो अनुसूचित जाति के लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए, और वो जो बात कहेंगे वो सब मान लेंगे। अगर वो कह देंगे कि हिंदू धर्म छोड़ दो, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, तो लाखों लोग एक बार में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे। जहां धर्म परिवर्तन करवाना इतनी आसान बात नहीं होती, वहां लोग मान लेंगे, क्योंकि अंबेडकर क्या है, विश्वसनीय है।
गांधी और कुछ लोग कॉल देंगे असहयोग आंदोलन में आ जाओ, बहुत सारे लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, अपना हित छोड़ के शामिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो विश्वसनीय है लोगों के लिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के जितने सेनानी थे क्या थे, वो विश्वसनीय थे। सामाजिक मूवमेंट्स को लीड करने वाले लोग कौन हैं, विश्वसनीय है। बाजार में जब किसी ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं जिस खिलाड़ी, जिस एक्टर, जिस एक्ट्रेस की छवि कैसी है, नैतिक, तो वो विश्वसनीय है। इस तरीके से एक मैसेंजर होता है जो कैसा होता है, क्रेडिबल, विश्वसनीय, भरोसेमंद। इसकी क्या होती है, इसके संदर्भ में जो मूल्य होता है वो मानते हैं लोग क्या है, इंटीग्रिटी वाला आदमी, इंटीग्रिटी वाला आदमी, सत्यनिष्ठा वाला आदमी। ये झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा, इसलिए उसकी बात को मानने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा मैसेंजर होता है, अब इसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आपको, जैसे उदाहरण दिया है जितने कौन थे, सोशल रिफॉर्मर, जितने महान धर्म प्रचारक, पैगंबर या ऐसे कोई गुरु जैसे बुद्ध, बुद्ध क्या है, विश्वसनीय। उन्होंने अपने नैतिक जीवन से क्या हासिल कर ली, विश्वसनीयता। तो क्या बना पाएंगे, बना पाएंगे बौद्ध धर्म, जिसके अनुयायी लाखों करोड़ों हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बुद्ध में क्या है, विश्वसनीयता। ईसा मसीह में क्या है, ईसा मसीह विश्वसनीयता है, क्योंकि सलीब पर हाथ पैर में कील ठुकी है, तब आदमी जब कह रहा है कि प्रेम करो, माफ कर दो, इसका मतलब ये आदमी नैतिक है, और उसकी नैतिक छवि से क्या खड़ा हो जाएगा, एक धर्म, एक रिलीजन बन जाएगा। तो अगर तुम जितने महान धर्म के पैगंबरों को देखोगे, इन सब ने क्या बनाई, अपनी छवि, उससे क्या बनी, इनकी क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी से क्या कर पाए, परसुएड कर पाए, अनुनय कर पाए कि हमारी बात मान लो, और इनकी बात मानकर करोड़ों लोग उस तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। तो हम समाज सुधारकों में देखें तो जैसे हम कह सकते हैं अंबेडकर को पैगंबर में इस तरह की बात कर सकते हैं, धर्म प्रचारकों में हम ऐसे लोगों की बात कर सकते हैं जैसे अशोक के पुत्र और पुत्री हैं, राजा के बेटा बेटी, फिर भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये विश्वसनीय है। लोग क्या मानते हैं कि हो सकता है कोई अपने लाभ के लिए काम कर रहा हो, लेकिन जो खुद राजा का बेटा, उसके लिए लाभ और क्या हो सकता है, धन कमाने के लिए तो काम। तो अगर किसी राजा का बेटा बेटी धर्म प्रचार के लिए निकलेंगे तो लोग उस धर्म को मान लेंगे, इसकी संभावना ज्यादा हो, क्योंकि उनका कोई अपना व्यक्तिगत हित। ऐसे ही बुद्ध क्या है, गुरु है, धर्म प्रचारक नहीं, धर्म प्रवर्तक, धर्म बनाया इन्होंने और उनके धर्म का तमाम लोगों ने प्रचार किया। दूसरा, तो ऐसा आपको आवृत्ति परिवर्तन करवाने में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसी आदमी की आवृत्ति परिवर्तन करवाना है तो हम क्या किसी की नैतिक छवि का इस्तेमाल करके उसको करवा सकते हैं, किसी की इमेज से हम उसको इस्तेमाल करके किसी सामाजिक कार्य को, किसी सामाजिक कुरीति को खत्म करवाने को, क्या इसके संदर्भ में कोई लाभ हासिल हो सकता है। दूसरा आवृत्ति परिवर्तन के लिए होता है मैसेंजर जिसमें हो विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज, उस फील्ड का एक्सपर्ट है।
इसलिए उसकी बात मान लेनी चाहिए। तेंदुलकर लुमिनस का इन्वर्टर बेचने के लिए आते हैं, एक्सपर्ट थोड़े हैं। इन्वर्टर के बारे में तेंदुलकर को क्या पता है, लेकिन लुमिनस का इन्वर्टर तेंदुलकर बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि तेंदुलकर की इमेज अच्छी है, इसलिए अगर वो कहेंगे कि लंबा चलता है ये इन्वर्टर, तो लोग मान लेंगे तेंदुलकर झूठ थोड़े बोल रहा होगा। अब बहुत सारे लोग उस इन्वर्टर को, उस बैटरी को खरीद लेंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम उससे बात मनवाएं जो उस फील्ड का विशेषज्ञ है। जैसे होली के समय हमको कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत सारे जो कलर्स उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम बुलाएंगे किसी रसायन शास्त्री को, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जो त्वचा रोग विशेषज्ञ है, और वो बताता है कि कलर्स में क्या क्या मिलाया जाता है, कलर्स बनते कैसे, इनका हमारी त्वचा पर किस किस्म का प्रभाव, परिणाम, दुष्परिणाम हो सकता है। जब वो बता रहा होता है टीवी के आधे घंटे के प्रोग्राम में कि जो कलर्स है इसमें ये तत्व होता है, इसका हमारी त्वचा पर ये रिएक्शन होता है, इस तरह के कलर का इस्तेमाल करने से आपको इस तरह की हानियां, तो चूंकि हम मानते हैं कि जो त्वचा चिकित्सक है ये विशेषज्ञ है अपने क्षेत्र का, तो उसकी बात मानने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। कल कहा था किसी आधार पर हम जब पेस्ट कोई बेचना चाहते हैं बाजार में तो क्या करते हैं, एक सफेद कोट पहने हुए डेंटिस्ट को ले आते हैं, लिखते हैं डॉक्टर फला डेंटिस्ट, और वो बताते हैं कि झंझनाहट से बचने के लिए फला आप पेस्ट इस्तेमाल करें। अब मान लो हम पेस्ट बेचना चाहते हैं हर्बल, तो हर्बल एक्सपर्ट कौन है? बाबा। आपको दिखाई दिया एक बाबा लगा हुआ है कुछ पीसने में, और तमाम जड़ी बूटी उसमें गिरती हुई चित्र में दिखाई दे रही है। अब बाबा ने पीस के क्या निकाला? फार्मूला, और फार्मूला बना के कहा कि ये वाला पेस्ट इस फार्मूले से हजारों वर्षों के भारत के आयुर्वेद के ज्ञान से तैयार है। अब आयुर्वेद को हम मानते हैं कि वो एक एक्सपर्टीज वाला मामला है, उसके द्वारा हम तमाम तरह के रोग वोग ठीक करते हैं। तो अगर अब देखो इस वाले प्रचार में कई बार पाओगे एक बाबा भगवा कपड़ा पहने जंगल में कोई टहल रहा है और बता रहा है कि फला ये कांति करो ना, वो पेस्ट इस्तेमाल करो। और जब बाबा ये बता रहा होता है तो उस बाबा की एक इमेज होती है, किस तरह की इमेज, कि ये भारतीय परंपरागत इस तरह की चिकित्सा प्रणालियों जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में विशेषज्ञता रखता है। तो बाकी पेज में हम ढूंढते हैं एक्टर एक्ट्रेस, और यहां जिसका प्रोडक्ट है वही बाबा खुद ही उतर आया, कहा हम ही बेच लेंगे, हमको एक्टर एक्ट्रेस रखने की जरूरत नहीं। यहां क्या है? विशेषज्ञता। ठीक है, तो अगर आप किसका इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें किसी वैज्ञानिक का, आप इस्तेमाल करें किसी चिकित्सक का, किसी का इस्तेमाल करें, आप रसायन शास्त्री का इस्तेमाल करें, फिजिसिस्ट का इस्तेमाल करें, और वो आके बता दे। एक इतिहासकार कह दे कि गुप्त काल स्वर्ण काल नहीं है, और इतिहासकार हो रोमिला थापर, और उसने बना रखी हो अपनी विशेषज्ञता इतिहास में, तो हम मान जाते हैं, बहुत सारे लोग मान जाते हैं गुप्त काल स्वर्ण काल नहीं है। इतिहासकार हो राम शरण शर्मा, बता दे कि भारत में सामंतवाद किस तरीके से पनपा, यूरोपीय सामंतवाद से उसकी किस तरह की अंतर उसमें थे, और हम कैसे सामंतवाद के उदय को भारत में ट्रेस। तो हम कहते हैं राम शरण शर्मा का सामंतवाद पे बहुत काम है, राम शरण शर्मा बता रहे हैं तो बात सही। डीडी कौशाम्बी बात करें बौद्ध आर्कियोलॉजी पर, बौद्ध परंपरा पर, हम उनकी बात मान लेंगे, कहेंगे डीडी कौशाम्बी ने लिखा है, ये फला आदमी ने लिखा है। तो जिस आदमी का जिस फील्ड में विशेषज्ञता होती है उसकी क्या करते हैं बात, हम उसकी बात कोट करके दूसरे को कन्विंस करते हैं। अभी भी लोगों में बहस हो जाती है, तो आप किसी इतिहासकार का हवाला लेते हैं कि इतिहास में उनकी किताब पढ़ो, देखो क्या लिखे, क्या चाहते हैं आप, तो उसकी बात से आप अगले आदमी का वृत्ति परिवर्तन करवा ले। अगला आदमी कह रहा है इस बात सही नहीं है, आप कह रहे हैं अरे तुम कैसे जानते सही नहीं, पढ़े हो डीडी कौशाम्बी को? कहा नहीं पढ़े। कहा पहले पढ़ो,
फला जगह देखना। कभी पढ़े हो पांडुरंग वामन काणे को? जाओ पढ़ो काणे को, देखो उन्होंने क्या लिखा है धर्मशास्त्र के इतिहास में। और आपने कहा कि अच्छा, और ले आया एक पेज कहीं से चित्र खींच के, कहा ये देखो काणे साहब ने लिखा है। अब काणे साहब की बात सुन के आप फ्लोर हो गए कि हम क्या करें, काणे साहब जब कह दिए तो उनकी बात कौन काटेगा। इस तरीके से जब आप किसी की अमृत परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं मैसेंजर कैसा है आपका? विशेषज्ञ है। तो या तो मैसेंजर आपका उस विषय का विशेषज्ञ हो। अब यहां ध्यान रखना, न्यूटन आ जाए, मान लो उनकी आत्मा आ जाए पुनर्जीवित होके, और कह दे हम न्यूटन हैं इसलिए गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। आदमी नहीं मानेगा, कहेगा न्यूटन हो भौतिक विज्ञान के, संस्कृति में तुम्हारा क्या रोल है? तो विशेषज्ञता कैसी है? कंपार्टमेंटलाइज्ड है। एक आदमी की विशेषज्ञता को दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। नैतिक छवि को कर सकते हो। जैसे अंबेडकर की नैतिक छवि बन जाए तो दोनों काम में फिट हो जाएंगे। अंबेडकर विशेषज्ञ के तौर पर भी काम करेंगे और अपनी नैतिक छवि के तौर पर भी। लेकिन न्यूटन से कोई बात हम बताएंगे तो विशेषज्ञ वाला काम तो हो पाएगा, नैतिक छवि वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विशेषज्ञ दूसरा ये होता है। तीसरा कौन है मैसेंजर हमारा? कितने तरह के संदेश वाहक। तो जब भी अमृत परिवर्तन पर कोई सवाल आएगा क्या देखेंगे आप? श्रोता कौन है, किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, किस पर काम करे तो इसकी आवृत्ति बदल जाएगी, और इसका आवृत्ति बदलवाने के लिए किसका इस्तेमाल करें। जैसे अब मान लीजिए सब पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें कोई सवाल भी आया है क्या? ऐसा कौन सा आया है? कई आए हैं, कोई एक बता दो। स्वच्छता अभियान है, चलिए। और वो तो मैंने कल बता दिया था, आपने उसको दोहरा दिया। राजनीति में आने के लिए नैतिक व्यक्ति को कैसे प्रेरित करेंगे? अच्छा, और जब बात सुनते हो तो कितनी अच्छी लगती सब। जैसे पूछता अनुप्रयोग करो, सब गायब। जैसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में जो लोग धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने जाते होंगे, वैसे जब तक यूपीएससी देना है तब तक 5 जून की नमाज ना सही, 2 जून की नमाज की तरह यूपीएससी के पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र रोज देखो। जब इसको 50 बार देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बनेगा कि सवाल यूपीएससी किस तरह के पूछता है। यूपीएससी का पेपर देखना तुम्हारे लिए नमाज की तरह है, इबादत है। हनुमान चालीसा मत पढ़ना 2-4 साल, हनुमान जी नाराज नहीं होंगे, सब देख रहे हैं तुम मेहनत कर रहे हो। उसकी जगह यूपीएससी की पेपर चालीसा, उसको देखो। बहुत सारे सवाल आए हैं। बड़ा पॉपुलर सवाल था एक साल सवाल आया था कि स्टडी में कि एक गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में एक दलित रसोइया है। वो दलित रसोइया खाना बनाता है और गांव के कुछ सवर्ण माता पिता ने कहा कि अगर ये खाना बनाएगा तो हम अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, और वो अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। उसके स्टडी में कहा गया कि हालत ये हो गई है कि अगर बच्चे वो निकल गए तो पहले से कम बच्चे हैं, स्कूल बंद होने की नौबत आ सकती है। आप गांव के सरपंच हैं, आप क्या करेंगे? तो इसमें हम बहुत सारा जो कुछ करेंगे वो तो केस स्टडी में देखेंगे, लेकिन इसमें क्या करें तो समस्या हल हो जाएगी। अगर उन माता पिता की आवृत्ति का बदलाव कर लें, उनमें जो वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना उसको दूर कर दे। अब ये भावना किसके आधार पर बनी? तर्क के आधार पर बनी, भावना के आधार, भावना के आधार। इसका मतलब इन माता पिता के अमृत परिवर्तन करने का प्रयास कैसे हो सकता है? भावनात्मक। भावना के आधार पर भी किससे जुड़ी होगी इनकी ये छुआछूत की भावना? धर्म से।
अब अगर हम धर्म का कोई ऐसा आदमी ढूंढ लें जो धर्म का विशेषज्ञ है, जिसकी नैतिक छवि है, और वो क्या कह दे, दिखा दे धर्म की व्याख्या करके, क्या अस्पृश्यता हिंदू धर्म का मूल नहीं है, और अपने व्याख्याओं से ये दिखा दे कि अस्पृश्यता का पालन करना एक सही हिंदू के लिए पाप है, तो अगर हम तर्क से उन माता पिता को समझाएंगे तो बड़ी संभावना कम है। लेकिन अगर उन्हीं के धर्म का कोई बड़ा ऐसा आचार्य, कोई बड़ा आदमी जिसकी बड़ी ख्याति हो, वो कह दे, तो माता पिता उसकी बात मान लेंगे, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। आजकल देखो, आजकल तो नकली बाबा मनवा ले रहे हैं बात, कहां बिहार उहार भाग जाते हैं और वहां मनवा लेते हैं बात, हिंदू राष्ट्र बनवा दे रहे हैं। तो जब नकली बाबा करवा सकते हैं सब काम, तो कोई असली बाबा हो जिसने जिंदगी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति में लगाई। आजकल देखो कितना विरोधाभास है। माना यह जाता था कि धर्म में वो आदमी जाता है और इस तरह का बाबा वो बनता है, इसने संन्यास ले लिया ना? अब उसका भौतिकतावाद में कोई रुचि नहीं है, धर्म एक आध्यात्मिक विद्या है। तो अगर आप बाबा बन गए तो उसका तो आपने भौतिक जीवन त्याग दी। ये देखो सब बाबा कैसे, इनका सैकड़ों एकड़ में तो आश्रम बनता है, हर चीज की फीस लेते हैं, बहुत बड़े सोफे पे, गद्दी पे और आरामदायक आसन पर बैठते हैं, कथा की फीस लेते हैं। परसों पढ़ रहा था, कोई है एक लेडी, कोई फला किशोरी, क्या नाम है उसका, हाँ, देखा कि वो हम लोग जितना साल में पढ़ा के लेते हैं, साल भर इतना एथिक्स पढ़ाते हैं, नैतिकता। कल मुझे लगा कि एक और विकल्प हो सकता है कैरियर का, एक हाथ कुंभ मेला में कैंप लगाया जाएगा और वहीं हिंदी अंग्रेजी में भाषण दिया जाए और 4-5 ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो सिविल सेवा की तैयारी करते थे, फेल हो गए हैं। तुम लोग तो अभी होश में फेल हो गए, पहला 5 चेला उन्हीं बना दें, प्रचार करें तो कितना आसान है। और एक बार उधर धंधा चल निकला तो कोई मंदी नहीं है, वैकेंसी आए चाहे ना आए, मांग लगातार बनी हुई है, मांग लगातार बनी। तो देखो बाबा जो हैं, तुम्हारी क्लास के कल किसी बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने जिक्र किया कि उनकी बात माने कि नहीं माने। आदमी वो आध्यात्मिकतावादी जिसका काम आध्यात्मिक उन्नति करना है, और वो सिखा रहा घृणा करना। घृणा से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही कि आध्यात्मिक अवनयन हो रहा है? इससे तुम्हारा क्षरण हो रहा है, वो क्रोध भर रहा है, जो बिल्कुल हमारी चेतना के विकास से उल्टा है। ज्यादातर बाबा, ज्यादातर मौलवी, जैसे एक भारत में था पहले इस्लामी प्रीचर जाकिर नायक, जैसे अभी बागेश्वर है, वैसे जाकिर नायक था, उसका काम ही यही था कि अलग अलग धर्मों की तुलना करके दिखाता था कि इस्लाम सबसे श्रेष्ठ। उसने रट रखा था, कुरान तो उसको आता होगा, लेकिन उसने, मैंने एक आध बार सुना था, जितने हिंदुज्म के इंस्टेंस देता था सब फर्जी। और मुझे ताजुब हुआ कि पूरे भारत में किसी हिंदू धर्माचार्य ने कभी उसको चैलेंज नहीं किया। एक बार मैंने देखा कि एक धर्माचार्य गए थे, जो वो भी व्यवसायी है, वो चलाते हैं एक आर्ट ऑफ लिविंग नाम का सेंटर। चूंकि उनको भी कोई धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो मंच पर वो भी सुनकर आ गए। और वो आदमी, उसने क्या किया, भारत में लाखों मुसलमानों को रेडिकलाइज कर दिया, जैसा अभी हिंदू बाबा करने में लगे हुए हैं। तो जिनका काम है आध्यात्मिक उन्नति करना, मनुष्य में दया करुणा पैदा करना, घृणा दूर करना, वो सब घृणा का कारोबार करने में लगे हुए हैं। अब ये अगर आपकी कक्षा का ही कोई विद्यार्थी मान ले पूछे, या आप पूछें कि क्या ऐसे बाबा को मानना चाहिए, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये उत्तर, क्योंकि आप जानते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या होता है। और आध्यात्मिक उन्नति करवाने वाले आदमी की पहले क्या होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए विशेषज्ञता, और नंबर दो होना चाहिए उसका नैतिक छवि, विश्वसनीयता, विशेषज्ञता और विश्वसनीयता।
ऐसे तमाम बाबा हैं जिनको कभी तुम अपने भाषण में, प्रवचन में, जितने बाबा कहानीबाज हैं, ये भागवत बताते हैं, इनमें से किसी बाबा को तुमने कभी उपनिषद की बात करते नहीं सुना हो। इनमें से किसी बाबा को उपनिषद नहीं आता। इनमें से किसी बाबा को वैदिक, हमारे जो वेद हैं उनका आइडिया नहीं है। इनको हमारे मुख्य जो धर्मशास्त्री सिद्धांत है उनका आइडिया नहीं। ये जितना कहानियों वाला नैरेटिव है उसको रट कर जाते हैं, अपने सभा में कहानी सुनाते हैं। जैसे टीचर्स में एक फौज आई ना, कहानीबाज टीचर्स की, चुटकुलाबाज टीचर, जो भाषणबाज है। बेसिकली वो क्या है, वो टीचर नहीं है, अच्छे ओरेटर है, उनमें वक्तृत्व कला है। वो जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं उस एग्जाम की डिमांड पूरी नहीं कर रहे। वैसे ही धर्म में तमाम एक ऐसे बाबाओं की फौज आई है जो धर्म के अच्छे जानकार नहीं है, लेकिन वो भाषणबाज है, बोलते अच्छा है, भीड़ को साधना आता है। और दुर्भाग्य से अभी भारत में एक मैकार्थियन एज आई। अमेरिका में इसको मैकार्थियन एज कहते थे। मैकार्थी नाम का एक आदमी था, उसने कहा था कि लैंग्वेज को अगर एक कमोडिटी बना दें, लैंग्वेज को एक उत्पाद बना दें, तो हम बहुत सारे लोगों को कन्विंस और परसुएट कर लेंगे जो हम आइडियोलॉजी चाहते हैं उसमें। ठीक वही भारत में आया। भारत में अभी आज का जो दौर है उसमें जितने बड़े एंकर हैं वो बड़े एंकर इसलिए हैं क्योंकि बोलते अच्छा है। जितने बड़े टीचर हैं वो बड़े टीचर इसलिए कि वो बोलते अच्छा है। बड़े धार्मिक नेता हैं इसलिए क्योंकि बोलते अच्छा है। सब जगह बोलने वाले लोग छा गए। और आप पाएंगे जो ज्ञानी लोग होते हैं, कई बार दुनिया के सबसे बड़े बड़े टीचर्स जो होंगे, कभी आप, अब तो यूट्यूब पर बहुत आ गया है, अब तुम देखोगे बर्कले, प्रिंसटन, हार्वर्ड के भी कुछ लेक्चर्स पड़े होते हैं। 15 मिनट सुनोगे किसी हार्वर्ड के टीचर का लेक्चर, बोर हो जाओगे। बोलता अच्छा नहीं है वो, क्योंकि ओरेटर थोड़े, वो ज्ञानी आदमी, उसने अपने विषय को समझा है। ठीक है, तो हमारे यहां समस्या हुई है कि जब हमने क्या किया है, हमने हर चीज को सबसे नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि हर चीज का हम बना रहे मार्केट, और मार्केट में वॉल्यूम का बड़ा महत्व होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूज एंकर को सब जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी न्यूज को समझ ले, तो आम आदमी, मजदूर, किसान न्यूज को कैसे समझेगा? जब न्यूज को उसी तरह की भाषा में तब्दील कर दिया जाए, उतना ही बोला जाए, तो चलन बनेगा लल्लन टॉप ना, जिसमें रोचकता, एनालिसिस नहीं होगी। हम उसमें तथ्य, फैक्ट, आप एक ग्रोथ देखेंगे। ऐसा धर्म में आपको मिलेंगे बागेश्वर बाबा, ठीक है, टीचर्स में मिलेंगे आपको ऐसे बाबा, ठीक है, और हर जगह इस तरीके से आप एक पाएंगे। धीरे धीरे भारत में मैकार्थियन एज भी चल रही है। तो ये जो बागेश्वर वाली चर्चा आई, इसके संदर्भ में ही कि आप किसी को कई बार, जैसे केस स्टडी में था, तो उसमें आप उसका इस्तेमाल करते कि अनुनय करने के लिए हम किसी विश्वसनीय या विशेषज्ञ, इन दो व्यक्तियों को चुने अगर, जिनकी धर्म में साख है, विश्वसनीयता है, और जिनके बारे में लोग जानते हैं कि वो धर्म के ज्ञानी हैं, विशेषज्ञ हैं, तो उनकी बात मानने की संभावना बढ़ जाएगी और इससे हम अमृत परिवर्तन करवा सके। तीसरा मैसेंजर कौन हो सकता है? तीसरा मैसेंजर होता है जो हमारे वर्ग का हो, हमारे जैसा हो, जो उसी समस्या से जूझ रहा हो जिससे हम जूझ रहे हैं, तो हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो तीसरा है जिसमें समस्या की या फिर पीड़ा की क्या हो, वर्गीय समानता। प्रचार दिखाते हैं टीवी में कि एक बच्चा है, बीमार है, रो रहा है, एक दूसरी स्त्री उसको बताती है तुम इसका नैपी नहीं बदलती हो, गीला नैपी है, फला ये है, इसको बदलो, इसकी जगह ये वाला डायपर ले आओ जो 24 घंटे चल सकता है। तो अब जितनी माएं परेशान हैं, जिनके बच्चे रोते हैं, वो सोचेंगे यही 24 घंटे वाला डायपर अगर खरीद लें तो बच्चे के रोने से मुक्ति मिल जाएगी। तो जितनी मां होंगी, जो भी मां बनी होंगी और छोटे बच्चे की परवरिश कर रही होंगी, वो ऐसा प्रचार देखेंगे तो उनके इस डायपर खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि उन्हीं की तरह दिखने वाली एक मां टीवी पर हमको दिखी है जिसका बच्चा रो रहा था,
और खास कारण से रो रहा था। उस कारण की पहचान करके उसने दिखाया कि उसने उसका समाधान कर दिया। उसका बच्चा खूब खेल रहा है, तो हम चाहेंगे हमारा बच्चा भी ऐसे खेले, तो हम इस औरत की बात मान लेंगे क्योंकि हमारे वर्ग की है। टीवी में एक विज्ञापन आता था, चांद चाचा अनुभवी किसान, इनकी बात का रखना ध्यान। एक चांद चाचा थे, अपने खेत में एक खास तरह का उर्वरक पेस्टिसाइड डालते हैं और उससे उनकी फसल उत्पादकता बढ़ जाती। तो अगर किसी किसान को यह लगे कि हमारी फसल की उर्वरता कम है और देखता है चांद चाचा से उसकी उस खास उर्वरक को इस्तेमाल करने से उसकी उपज बढ़ गई, तो किसान के उस उर्वरक का प्रयोग करने की संभावना, क्योंकि किसान ने बताया। आजकल कई बार ऐसा करते हैं कि दिखाते हैं कि आप किसी के घर गए, रियल कोई गृहिणी है, उसने कहा कि मैंने पहले तो अपने बाथरूम में ये वाला टॉयलेट क्लीनर यूज किया लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फिर मैंने दूसरा टॉयलेट क्लीनर यूज किया, आप देखिए आपके सामने परिणाम। और रियल घर का बाथरूम दिखाते हैं। कोई क्या मानते हैं? आदमी समझेगा कि रियल बाथरूम है और रियल एक गृहिणी बता रही जिसको घर साफ करना है या कोई पुरुष बता रहा है, तो वो वाला टॉयलेट क्लीनर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आजकल देखोगे कई बार किसानों में भी कोई असली किसान पकड़ते हैं, लिख देते हैं उसका नाम नीचे कि मध्य प्रदेश के फला किसान, इन्होंने ये काम करके अपने उत्पादकता को बढ़ा लिया, तो आप भी ऐसे बढ़ा सकते। एक ट्रक से एक ड्राइवर पूछता है, कहता है ये वाला ल्यूब जब से डालते हैं तब से हमारे ट्रक की जान आ गई है, इसका माइलेज बढ़ गया। कौन से लोग हैं जिनकी कंसर्न ना, जिनकी समस्या, जिनकी पीड़ा एक जैसी? ट्रक सारे ड्राइवर्स की पीड़ा एक जैसी, सारी जो नवजात बच्चों की मां है उनकी पीड़ा एक जैसी। तो अगर हम वर्ग के आधार पर किसी मैसेंजर को चुन ले और वो संदेश दे, तो समानुभूति के कारण उसकी विश्वसनीयता या उसके संप्रेषण में जो उसकी प्रभावोत्पादकता होगी वो बढ़ जाएगी। इससे आप उसकी बात मान लेंगे। चौथा, तो हर केस स्टडी में या जहां पर सवाल में तुमको लगे कि आवृत्ति परिवर्तन की भी कोई भूमिका है, वहां देखना कि किसकी आवृत्ति बदलवानी है। जैसे भी तुमको बताया कि सवर्ण माता पिता तार्किक हैं क्या, जो छुआछूत को मान रहे हैं, संवेगात्मक। श्रोता पहचान कर लिया। फिर देखा कि इनकी जो आवृत्ति है वो कैसी है, धार्मिक बात पर टिकी हुई है। इसका मतलब कोई धार्मिकता संबंधित आवृत्ति बदलवाने के लिए क्या कौन काम करेगा? जो या तो धर्म का विशेषज्ञ हो या जिसकी धर्म के संदर्भ में नैतिक छवि हो, उसको चूज करे तो इसकी आवृत्ति बदलवाई जा सकती। तो आप ऐसे ध्यान देंगे। अब तीसरी बात या चौथा संदेशवाहक होता है जो कैसा होता है, जिसकी फैन फॉलोइंग हो, जिसको कुछ लोग रोल मॉडल मानते हैं। हाँ? तो ये चौथा वो होता है जो जिसकी क्या होती है, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, जिसकी फैन फॉलोइंग हो, जिसकी किसी कारण से सामाजिक, हाँ लोकप्रियता जाए सही शब्द होगा, स्वीकार्यता की बजाय लोकप्रियता, लोकप्रिय है कोई। जैसे जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके प्रोडक्ट बेचने की क्षमता घट जाती। जब रिटायर हो जाते हैं तो घट जाती, खेल रहे होते हैं तो बढ़ जाती। जब खेल रहे मैदान में उनको लोग देख रहे हैं तो उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो उनकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है। तो जब कोई खिलाड़ी अपने क्रिकेट में, फुटबॉल में कैरियर पे कहां होता है, पीक पर, तो उसको विज्ञापन क्या होते हैं, ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि अभी उसकी कही गई बात लोकप्रियता है, इसलिए अभी उसकी कही गई बात को ज्यादा लोग मानेंगे। तो अगर मेसी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवा दे तो उसके बाद मेसी को विज्ञापन ज्यादा मिलेंगे। अगर सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक का बैट्समैन बन जाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, तो सूर्य कुमार यादव को तमाम ब्रांड्स क्या चाहेंगे, इसको अपने ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए चूज किया जाए। किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की 4 फिल्म ताबड़तोड़ हिट हो जाए, 200 करोड़ का व्यवसाय करते, 4 फिल्म चारों हिट हो जाए, पाओगे उस एक्टर को विज्ञापन मिलने
शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी क्या है, लोकप्रिय है। तो इसका मतलब है किसको संदेशवाहक बनाया जा सकता है, जो कैसा है, लोकप्रिय है। तो जब हम देखते हैं कि बाजार के तमाम उत्पाद आलिया भट्ट को ना, कृति सेनन को, या फिर सलमान खान को, इन लोगों को, या किसी क्रिकेट के खिलाड़ी को जिसकी कोई नैतिक छवि नहीं, बहुत मैदान पे झगड़ा वगड़ा करता रहता है, ठीक, उसके बावजूद उसको बहुत सारे ब्रांड्स एंडोर्समेंट करने का अवसर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी लोकप्रियता के कारण है, उसकी लोकप्रियता कारण है, क्योंकि वो क्रिकेटर किसी चीज का विशेषज्ञ नहीं जिसको बेच रहा है, और उसकी कोई नैतिक छवि भी नहीं है, तो इसका मतलब वो लोकप्रिय है। जिस सामान को बेच रहा है उस वर्ग का भी नहीं है जिस वर्ग का सामान बेच रहा है, इसका मतलब है कि वो लोकप्रिय होने के कारण सामान बेच पा रहा है। तो 4 तरह के मैसेंजर हम चूज कर सकते हैं। एक, जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लोकप्रियता है। दूसरा, जो उसी वर्ग से है जिस वर्ग के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया गया है। कोई कैंसर पेशेंट आके कह दे कि हमने ये दवा खाई और हम ठीक हो गए, तो तमाम लोगों के उसको मानने की संभावना बढ़ जाएगी, तमाम लोग ट्राई करेंगे। अक्सर डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, दिखाते हैं कि आदमी खूब मोटा सा था, दूसरा दिखाते हैं उसके बाद दूसरे चित्र में बिफोर और आफ्टर, आफ्टर दिखाते पतला हो गया एकदम। एक आदमी बाल नहीं था, बाल कम था, उसका बाल दूसरी बार ज्यादा हो गया, तो कहते हैं हमारे यहां आइए, आपको भी ऐसे आफ्टर वाले चित्र में हम ले आ देंगे। तो जो आदमी जिसका बाल की समस्या से जूझ रहा है, जो किसी बीमारी से जूझ रहा है, मोटापे से जूझ रहा है, क्या करता है, ऐसी जगह जाने की कोशिश करता है। वो समान वर्ग वाला, समान पीड़ा, समान समस्या वाला है। एक है विशेषज्ञता वाला और एक है छवि वाला। 4 तरह के मैसेंजर। अब तीसरी चौथी बात को हम एक साथ ले लेंगे, मैसेज और रूट। इसमें कुछ थ्योरीज हैं, कैसा मैसेज हम बनाते हैं, किस तरह का मैसेज बनाएं कि इसमें अलग अलग थ्योरी है। जैसे एक थ्योरी है रिएक्टेंस थ्योरी। रिएक्टेंस थ्योरी में अलग किस्म का मैसेज बनता है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। एक है फूट इन द डोर थ्योरी। फूट इन द डोर, अब इसका हिंदी क्या करें, दरवाजे में पांव। फूट इन द डोर ही याद रखो। एक है डोर इन द फेस, डोर ऑन द फेस। और चौथा है लो बॉलिंग, लो बॉलिंग। पांचवा है स्कैरसिटी। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब अभाव। अलग अलग तरह के मैसेज आवृत्ति परिवर्तन के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं।
लो, LOW, बॉलिंग, BALLING, लो बॉलिंग। अब देखो, मान लो क्लास में कोई लड़की या लड़का है, तुमको बहुत पसंद है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाए। कैसे शुरू करो? दो तरीका हो सकता है, एक साथ दो थीरीज हम देख लेंगे इसलिए उदाहरण चुना है। एक तरीका ये हो सकता है, अब तरीका मुझसे सुनो, तुम क्यों बता रहे हो? तुमको तो अपना पता होगा। तुमने मान लो तरीका अपनाया फूट इन द डोर। फूट इन द डोर में हम पहले थोड़ी रियायत मांगते हैं, बनाना गर्लफ्रेंड है उसको, लेकिन सीधे जाके नहीं कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या। हो सकता है सारी संभावनाएं खत्म हो जाए, अगले दिन से तुम्हारे अगल बगल भी दिखाई न दे कि बड़ा खतरनाक लड़का है। सीधे आगे पूछ लिया, या लड़की कोई पूछ ले, भारत में तो ऐसा कम होता है, ठीक है, लेकिन पूछ ले, मतलब हिंदी पट्टी में कम होता है कि बॉयफ्रेंड बनोगे क्या। इसके बजाय दूसरा तरीका ऐसा है कि मांग धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले उसके बगल बैठो और बगल बैठ के कहो कि परसों की क्लास हमारी छूट गई थी, क्या तुम्हारी कॉपी 10 मिनट के लिए मिल सकती है? थोड़ा नोट्स देखना था कि क्या लिखवाया था सबने। अब कौन मना करेगा भला इस? आपने कॉपी ले ली, कॉपी लेने के बाद आपने देखा, कहा इसमें तो ज्यादा लिखवाया, मैंने सोचा थोड़ा लिखवाया है। तो किसी सैटरडे संडे को मुझे कॉपी अपनी दे देना, मैं अगले दिन लौटा दूंगा। आप उस दिन आपने कॉपी देखी, फिर आप उसको याद कराते रहे 3-4 दिन की संडे को मैं ले जाऊंगा। कॉपी ले गए, फिर जब कॉपी लौटाई तो कहा क्या शानदार लिखती हो तुम। मेरा तो नोट्स बनाने का आइडिया ही बदल गया। अब मुझे पता चला कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। खूब तारीफ की, कहा बहुत शुक्रिया। लड़की को भी पता नहीं था कितना सादा नोट्स बनाती हो, उसको भी आज ही पहली बार पता चला। ठीक है, तो नोट से बात तुमने शुरू की, थोड़ी सी मांगी, फिर तुमने देखा, नोट्स देखा, कहा कि तुम्हारा जब इथिक्स इतना बढ़िया है, जो अमूर्त विषय है, तो मूर्त विषय तो तुम्हारे बड़े शानदार होंगे। यार मुझे फला कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा कम आया, आता तुमको सब है, ठीक है। तुमने पूछा यार भी फला कॉन्सेप्ट कम समझ में आया, समझा दोगी क्या? लड़की ने कहा समझा देंगे। कहा कि ऐसा करते हैं, क्लास जब खत्म होती है तो बतरा के पास एक कैफे में चलते हैं ना, कोई चाय का कैफे है, वहां चलते हैं और चाय पिलाऊंगा, अच्छी चाय मिलेगी, और साथ में मुझे थोड़ा यार समझा देना। तय किया कि 5 बजे की क्लास के बाद, हो सकता है लड़की को शुरू में यही लग रहा हो कि बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, हर विषय से संबंधित बात कर रहा है, इथिक्स पर बात की, आईआर पे बात कर रहा है, क्या पता आगे इकोनॉमी बात करे, और इस तरीके से चर्चा करने से हमारा भी फायदा हो। तो उस दिन चाय पर यूक्रेन की बात हुई, आईआर की बात हुई, भारत के विदेश मंत्री के नॉर्डिक कंट्रीज के दौरे पर बात हुई। फिर धीरे धीरे बात चाय से आगे बढ़ते हुए लंच पर, फिर कभी डिनर पर, फिर कभी सिनेमा देखने पर। अब मांग क्या करो, धीरे धीरे बढ़ा रहे, और मांग बढ़ाते बढ़ाते 1 आध साल में धीरे धीरे तुमने कह दिया कि बहुत अच्छी लगती हो। तब तक लड़की भी, उसको भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगने लगा था, लड़के को अच्छा लगने लगा था। अब तुमने जब प्रपोज किया, ये कहा गर्लफ्रेंड बनोगी, बॉयफ्रेंड बनोगी, तो उसके मानने की संभावना
बढ़ गई। इसको कहते हैं फुट इन द डोर। थोड़ा सा जगह दो, जैसे रेलवे के डिब्बों में होता है ना, आदमी सीट पे जो बैठा होता है उसे कहता है भाई साहब बस थोड़ी जगह दे दीजिए। उसके साथ 3 लोग होते हैं और बताता नहीं कि हमारे साथ 3 लोग और हैं। थोड़ी जगह लेता है, खुद बैठता है पहले, और उसके बाद फिर बैठ के उसका काम होता है जगह बनाना। तो जो मूल बर्थ का वारिस होता है, जिसकी बर्थ होती है, उसको पहले वो उसका आयतन कम करता है, तो खिसकाया, और फिर दूसरे आदमी को अपरिचित की तरह बोलता है, अरे भाई साहब आप भी खड़े हैं कब से मैं देख रहा हूं। ऐसा थोड़े कि कोई विरोध करेंगे, आइए आप भी बैठिए। दूसरे को बैठा लिए, अपने बैठने की जगह मांगी थी। अब बाद में धीरे धीरे 200 किलोमीटर ट्रेन जाते जाते जो मूल बर्थ का अलॉटी था वो किनारे दुबक के बैठा हुआ है, और 3 लोग उस पर एडजस्ट हो गए। क्या है? फुट इन द डोर। डिमांड इतनी छोटी करो कि कोई मना ना कर पाए, और फिर क्रमशः उसको बढ़ाते चले जाओ। किसी आंदोलन में पहले कह दो बस पिटीशन साइन कर रहा, कुछ नहीं करना है। आप पिटीशन साइन करने गए तो फिर उसने कुछ दिन बाद कहा कि चित्र दिखाया, कहा वहां जो तुमने पिटीशन साइन की थी उससे देखो कितना बदलाव आया, 1 लाख लोगों ने और पिटीशन साइन की थी, इससे सरकार ये बात मानने के लिए तैयार हो। फिर कभी लेके आए कभी कि इसमें 10 रुपए चंदा देना है, बस 10 रुपए चंदा दे दो, सब लोग दे रहे हैं। तुमको वो पहले सिर्फ साइन करवाया था किसी पिटीशन को, कहा था ऑनलाइन पिटीशन है साइन कर दो ये फला लोगों के बच्चों के अधिकार के लिए, फिर 10 रुपए चंदा मांग लिया। फिर किसी दिन कहा किसके लिए बत्रा पे एक मीटिंग हो रही, उसमें उसके कुछ वॉलंटियर्स आ रहे हैं, ऐसे आके देखो अच्छा लगे। फिर वॉलंटियर बनने के लिए वहां वॉलंटियर की मीटिंग में बुला लिया। अब फिर धीरे धीरे क्या किया तुमने, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उससे काम लेना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं फुट इन द डोर। दूसरा होता है फेस ऑन द डोर। इतनी बड़ी मांग से शुरू करो कि तय हो कि उसको मना कर देगा आदमी, लेकिन तुम्हारा असली लक्ष्य है ही नहीं। तुम्हारा असली लक्ष्य तो बहुत नीचे वाला है। जैसे किसी से कह दो कि शादी करोगे, सीधे डायरेक्ट आदमी सीधे मना कर दिया। अब धीरे धीरे क्या किए, करना सिर्फ तुमको दोस्ती था, क्योंकि तुम चाहते थे कि ये लड़का या लड़की पढ़ने में अच्छा है, चर्चा ही कर ले हमारे साथ थोड़ी, तो हमारी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तुमने पहली मांग बहुत बड़ी रखी, मना हो गया। फिर दूसरी मांग तुमने रखी, वो भी मना हो गया। कहा डिनर पे चलो, मना। लंच पे चलो, मना। चाय पीना, मना। फिर कहा यार तो समझा सकती हूं ना। उसको भी लगा कि इतना बार मना कर चुके हैं, अब बहुत छोटी डिमांड है, तो चलो हमको IR आता है, हम बता देते। तो क्या किया आपने, ऐसी बड़ी अनरिजनेबल मांग की, जैसे किसी से 10 रुपए चंदा लेना, 20 रुपया केवल। तुमने किस दिन कहा कि 5,000 रुपए का एक डोनेशन दे सकते हो क्या? अगले आदमी कहा 5,000 क्यों दे देंगे, पागल है क्या? तुमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रहा था, भला उस आदमी को बहुत गंभीर बीमारी, उसका इलाज चल रहा, बहुत लोग डोनेशन दे रहे हैं। फिर तुमने 2 दिन बाद कहा कि काफी पैसा हो गया, 1,000 भी अगर दे दो तो 25 लोग और 1,000 दे देंगे तो बात बन जाएगी। तुमने 1,000 के लिए मना कर दिया। फिर उस मामले में मना हो गया, या मान लो तुम उससे केवल 100 रुपए लेना चाहते थे। फिर तुमने किसी और दिन कहा कि उस बार तो बहुत ज्यादा पैसा था, मुझे भी लगा कि 1,000 5,000 कौन देता है, इस बार 500 रुपया। तुमने इस बार भी कहा नहीं 500 रुपया भी नहीं दे सकते। 5वीं बार तुमने कहा कि इसमें तो केवल 100 रुपया है। अब उस लड़के या लड़की को लगा है कि 5 बार मना कर चुके हैं, ठीक नहीं लग रहा है। लेना 100 ही रुपया था तुमसे, लेकिन शुरुआत की थी 5,000 से, और आखिर में तुमने भी 100 रुपया दे दिया। तो हम जब बहुत ऊपर के एक्सपेक्टेशन से डिमांड करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले आते हैं, तो संभावना होती कि हम नीचे वाली बात पर उसको एग्री करवा लेंगे। अगर हमने पहली बार 100 रुपए मांगा होता तो हो सकता है 100 रुपए ही आदमी मना कर देता। इसलिए हमने 100 रुपए लेना था तो 5,000 से शुरुआत की और फिर नीचे आकर सेटल कर लिया। तो अवृत्त परिवर्तन कैसे होता है? इस तरीके से अवृत्त परिवर्तन ऐसा होता है कि आप किसी की अवृत्त बदलवाना चाहते हैं, बड़ी कुरीति है, उस पर सीधे वार मत कीजिए, छोटी छोटी डिमांड कीजिए कि ठीक है अस्पृश्यता का तुम या अंतर जाति विवाह नहीं करोगे,
लेकिन अंतरजातीय विवाह ना करने की बात पे तुम नहीं जा रहे हैं, ठीक है मत करना, लेकिन क्या तुम एक ऐसी पिटीशन साइन कर सकते हो जिसमें जो लोग करना चाहते हैं अंतरजातीय विवाह उनका तो कम से कम हो, ठीक है। और ऐसा करते 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 तुमने धीरे धीरे एक दिन कहा कि तुम्हारी बहन, उससे मैं विवाह करना चाहता हूं और हम दोनों का अंतरजातीय विवाह है। तुमने उसको इतनी तरह से धीरे धीरे करके कन्विंस कर लिया है कि उसकी संभावना हो सकता है बन जाए। तो जब हम सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना चाहते हैं तो कई बार हम इस तरह का अप्रोच लेते हैं। कोई रिफॉर्म करना चाहते हैं उसमें इस तरह का अप्रोच लेते हैं। क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा अप्रोच। पहले छोटी सीढ़ी दिखाओ जिस पर आदमी चढ़ने के लिए तैयार हो, और धीरे धीरे ऊंची सीढ़ी पर ले जाके उसको, किसी को पहले बता दो किसी मंदिर की सीढ़ी पर ले जाके 1000 सीढ़ी चलोगे, कभी नहीं जाएगा। कहते रहे थोड़ी सीढ़ी है, 100-150 चढ़ गया, 150 चढ़ने के बाद अब कह रहे हो कि अभी और बस इतना ही है जितना आगे। अब वो सोच रहा है नीचे भी जाने के लिए इतना तो उतरना ही पड़ेगा, चलो चढ़ ही लेते हैं। फिर चढ़ गया 200 चढ़ने के बाद कहा कि आराम कर लो, अब बस पहुंचने वाले हैं। फिर पहुंचने वाले के नाम पे 2 सीढ़ी चढ़ा दिए। अब कहा कहां जाओगे, भगवान की इच्छा थी इसलिए तुमको इतना ऊपर तक बुला लिए, अब और ऊपर चलो। और क्रमशः तुमको ऊपर तक छोटी छोटी प्रेरणा से ले जाता है। मैं कह दूं तुमसे कि रोज आंसर लिखो, सकता ना लिखो, मैं कह दूं कि अच्छा कल केवल इस आंसर का सिनॉप्सिस बना के ले आना। मैं कह दूं इस पर केवल एक आर्गुमेंट बताना है, बस इस आंसर पर, तो हो सकता है तुम एक आर्गुमेंट बताने के लिए तैयार हो। अगले दिन मैं कह दूं अच्छा एक आर्गुमेंट बना लिया, अब इसका सिनॉप्सिस बना के ले आना। हो सकता है सिनॉप्सिस बनाने के लिए तैयार हो जाओ। जब सिनॉप्सिस बना लो तो मैं कह दूं अच्छा अब इसका, इसी सवाल का जिसका सिनॉप्सिस बना दिया इसमें भाषा भर देना, उत्तर भर देना, मैं देखूंगा। हो सकता है तुम एक उत्तर लिखना शुरू कर दो। लेकिन मैं अगर ये कह देता कि रोज 5 उत्तर लिखा करो, बात तुम शायद नहीं मानोगे तुमको, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य लगेगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम किसी को मनाते हैं तो हम कहते हैं उसको हम फुट इन द डोर टेक्निक से मना रहे हैं। दूसरा डोर ऑन द फेस बताया। तीसरा स्कैर्सिटी। अलग अलग जो भी मुझे याद आता जा रहा बताता जा रहा हूं। स्कैर्सिटी में हम क्या करते हैं, जो आवृत्ति आपकी हमको जो परसुएट करना होता है जिस चीज के बारे में, उसके बारे में मांग आपूर्ति के बीच गहरा अंतराल दिखा देते हैं। जैसे कोचिंग करती प्रथम 100 सीट पर फला शुल्क में 40% की छूट। अब आपने देखा 100 ही सीट है, इसमें 40% छूट मिल रही, देरी हुई तो हो सकता है हम ये मौका खो दें। आप कोचिंग करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आपका माइंड 50-50 था, क्योंकि आपको लगता था कोचिंग महंगी, 1 लाख रुपया फीस कौन देगा। लेकिन एक दिन आपने देखा कि वही कोचिंग जो 1 लाख रुपए में फीस के बाद आपको एडमिशन देती, उसी कोचिंग ने प्रचार कर रखा है कि 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर, प्रथम 100 सीट पर प्रवेश लेने वालों को शुल्क में 40% की छूट। आपका थोड़ा मन था कोचिंग करने का, लेकिन आपने जब देखा कि तो सुनहरा अवसर है, जो हमारे अगल बगल के स्टूडेंट 1 लाख में कोचिंग कर रहे हैं, हम वही कोचिंग 50,000 में 60,000 में कर लेंगे, तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी और आप जल्दी एडमिशन लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सीट खत्म हो जाएगी, दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। तो जितने मार्केट में खास तौर पर इस तरह की ट्रिक अपनाते हैं लोग, वो क्या करते हैं, जिस चीज के पक्ष में आपको परसुएड करना है, आपके वृत्ति को बदलना है, दिखा देते हैं कि वो बहुत लिमिटेड सप्लाई में है। कभी तुम किसी एयरपोर्ट की बुकिंग के लिए, टिकट बुकिंग के लिए जाओगे तो कई बार लिखा होता है ओनली 2 सीट लेफ्ट, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, ओनली 1 सीट लेफ्ट, लिखा होता है कि 2 ही सीट बची है, बुक कर लो नहीं तो नहीं मिलेगी। जब इस तरीके से आपको, रेलवे ऐसा करता है, आजकल रेलवे क्या करता है, उसने तत्काल में बहुत सारी सीट रोक ली है, और जब भी आप रेलवे की साइट पर जाएंगे ज्यादातर ट्रेन में आपको वेटिंग दिखेगी, तो आप सोचेंगे तत्काल में टिकट कर लो नहीं तो टिकट ही नहीं मिलेगी। असलियत यह है कि उसमें बहुत टिकट है, 150 टिकट है, वो 150 टिकट हम दिखा देते तो तुम तत्काल में टिकट नहीं करोगे। हम दिखाएंगे स्कैर्सिटी है, टिकट तो मिल ही नहीं रहा, वेटिंग है, तो तुम किसी दिन जिस दिन तत्काल शुरू होगा सुबह सुबह उठोगे, अगर तुमने वेटिंग वाला टिकट करा लिया होता 100% कंफर्म हो जाता,
लेकिन सरकार चाहती कि तुम ज्यादा पैसा दो। तो सरकार ने क्या किया, ढेर सारी सीट खींच ली। कहां, तत्काल में। अब तत्काल में इतनी सीट जब चली गई किसी ट्रेन की, तो उसमें ज्यादातर समय वेटिंग दिख रहा है। वेटिंग दिख रहा है तो वो क्या नजर आ रहा है, स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी है तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, तत्काल में टिकट बुक करेंगे, क्योंकि क्या चाहते हैं, कंफर्म सीट चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि कंफर्म सीट है नहीं। तो स्कैरसिटी से हम किसी बात को, किसी की आवृत्ति बदलवाने की कोशिश करते हैं। यह आवृत्ति परिवर्तन का एक और मैसेज है, एक और तरीका है जिससे हम इसमें कोशिश करते हैं कि व्यक्ति हमारी बात मान जाए। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में हम जो चीज करवानी उसका उल्टा बताते हैं, क्योंकि मनुष्यों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है प्रतिबंधों को नकारने की और आजादी की मांग की। तो मान लो हमको किसी से कोई काम करवाना है, तो हम उसका उल्टा बताएंगे। जिसका हम बार बार उल्टा बताएंगे, स्वाभाविक जिज्ञासा होगी। जैसे मान लो कोई फिल्म हम चाहते हैं कि लोग देखें, और सपोज करो कि हम उसका प्रचार कर दें कि फिल्म रिलीज होते ही बैन होने की संभावना है, बैन हो जाएगी। जैसे हम कहेंगे बैन हो जाएगी, इस फिल्म को लोगों को नहीं देखना चाहिए, वैसे पाओगे फिल्म देखने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जिस फिल्म को हम कहते हैं बैन है, नहीं देखना है, उसको लोग चोरी चोरी देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे देखने की आजादी हम कम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर प्रतिक्रिया की आदत होती है। किसी बच्चे को बता दो कि वहां प्लग है, उसमें उंगली मत डालना कभी, तो अब एक बार जरूर डालेगा। उसका मन होता रहेगा पता नहीं क्या चीज है ऐसी चमत्कारी। कहते हैं मानव जाति जब से बनी तब से पहला जो काम किया और रिएक्टेंस वाला ही किया ना। ईसाई धर्म में कहानी है कि शुरू में ईश्वर ने दो ही मनुष्य बनाए थे, आदम और हव्वा, एडम और ईव। और एडम ईव को सारी आजादी दे दी थी, सिर्फ कुछ कमांड्स बताए थे कि ये मत करना, ये वाला फल मत खाना, वर्जित फल। जब कह दिया वर्जित है, तो वही फल खाने की इच्छा बढ़ गई। जिस चीज को आप वर्जित बताएंगे उसके प्रति हमारा मनोविज्ञान ज्यादा आकर्षित होता है और हम रिएक्ट करना चाहते हैं। तो जहां खुले समाज है, बहुत ओपन सोसाइटीज हैं, वहां तमाम तरह की चीजों में लोगों का आकर्षण वैसा नहीं है। लेकिन जितना बंद समाज होगा उतना उस तरफ हमारा दिमाग ज्यादा जाएगा, हम रिएक्ट करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। तो साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि अगर किसी चीज के प्रति लोगों की आवृत्ति बदलवानी है तो आप उसकी उल्टी बात बताओ। आप कह दो ये नहीं करना है, ये ठीक नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो संभावना होगी कि लोग वैसा करने की कोशिश करेंगे और इससे आप वांछनीय परिणाम हासिल कर लेंगे। तो मनुष्य की स्वाभाविक आजादी की चाहत उसके आवृत्ति परिवर्तन का एक जरिया बन सकती है, बशर्ते आप किसी आवृत्ति के संदर्भ में दिखा दें या किसी चीज के संदर्भ में दिखा दें कि ये नहीं करना, निषेध है। जितने निषेध आप बनाएंगे उतना व्यक्ति मानेगा कि उसकी आजादी से बाधित हो रही है और अपनी आजादी की स्वाभाविक चाहत से उन निषेधों का क्या करना चाहेगा, वो अतिक्रमण या उल्लंघन करना चाहेगा। इससे उस तरह की वांछनीय आवृत्ति आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो अलग अलग तरह के संदेशों से मानती हैं कि आवृत्ति परिवर्तन करवाया जा सकता है। इसमें रूट जैसे मैंने कल बताया था दो है, एक है सेंट्रल और एक है पेरिफेरल। सेंट्रल रूट वो होता है जिसमें हम प्रायः तर्क का, जिसमें उसी चीज से संबंधित किसी गुण और दोष का विश्लेषण करके आपकी आवृत्ति बदलवाना चाहते हैं। जैसे एक ही चीज के बारे में दोनों रूट लिया जा सकता है। जैसे मान लो उनको भारत में स्वच्छता मिशन को सफल बनाना है, दो तरीके सफल बना सकते हैं। एक, सफाई भारत में अगर हो जाए तो हमारा हेल्थ बजट कैसे कम हो सकता है,
राज्य का जो स्वास्थ्य पर व्यय है वो कम हो जाएगा, एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाएगी क्योंकि उसका बीमारी पर खर्च घट गया, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी क्योंकि बीमार नहीं हो रहा है। तो साल में 365 दिन में 20 दिन बीमार हो जाता था, 20 दिन बीमार होने के बाद, बीमारी छूटने के बाद 10 दिन कमजोरी रहती थी, तो 30 दिन जो कमाई थी उसकी क्या हुई, घट गई। वो 30 दिन और काम करेगा तो उसकी आय बढ़ जाएगी। क्या करते हैं हम अगर स्वच्छता को जोड़ दें किससे, आय बढ़ाने से, जीवन की गुणवत्ता से, तमाम और लाभों से, क्या दिखा दें कि अगर राज्य को स्वास्थ्य पर खर्च घट गया तो राज्य ने तय किया कि सब्सिडी बढ़ा देगा, गरीबों को फला फला चीज फ्री कर देगा, बिजली फ्री कर देगा। जितना स्वास्थ्य पर व्यय कम होगा उतना भी, जिन लोगों को राज्य में कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ता सरकारी, उनके घर में फला 20 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम तमाम ऐसे लाभ जोड़ते जाएं तार्किक तरीके से, तो क्या होगा, स्वच्छता मिशन को सफल बनाया जा सकता। ये तार्किक बात है, ये सेंट्रल रूट है, सेंट्रल। और दूसरा पेरिफेरल रूट यूज किया। पेरिफेरल रूट यूज किया, अमिताभ बच्चन को, प्रियंका चोपड़ा को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर, और ये सफाई के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पाएंगे कि हम अब बेसिकली सफाई के संदर्भ में सफाई के लाभ हानि बता के नहीं, प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की छवि से अमृत परिवर्तन करवाना चाहते हैं, उनके अपने नैतिक आकर्षण से अमृत परिवर्तन करवाना चाहते हैं, तो ये पेरिफेरल रूट है, परिधीय रूट है। तो जब आप किसी चीज के अमृत परिवर्तन में तर्क का, विशेषज्ञता का, ज्ञान का, जैसे जितने विशेषज्ञ मैसेंजर होते हैं वो सब कौन है, सेंट्रल रूट वाले। मुझे अमृत परिवर्तन किसके बारे में करवाना है, किसी बीमारी के बारे में। मैंने किसको चुना, जो उस बीमारी का विशेषज्ञ है, उसको चुना, उसने बात बताई। मुझे लोगों को होली पर रंग खेलने से, खास तरह का रंग खेलने से रोकना है, किसको चुना मैंने, एक रसायन शास्त्री को या त्वचा विशेषज्ञ को, त्वचा रोग विशेषज्ञ को, ये विशेषज्ञ है। इसमें हम कौन सा रूट चुनते हैं, सेंट्रल। लेकिन जब मैंने कहा था कि हमको एक पेय पदार्थ बेचना है, एक परफ्यूम बेचना है, और परफ्यूम अगर कोई एक्टर लगाए और एक्ट्रेस लगाए और कह दे कि ये परफ्यूम मेरा परफ्यूम है, तो चूंकि वो एक्ट्रेस मुझे अच्छी लगती है, वो परफ्यूम लगाती है, तो मेरे उस परफ्यूम को लगाने की संभावना, परफ्यूम से नहीं, उस एक्ट्रेस के कारण उस परफ्यूम को लगाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पेरिफेरल रूट है। जब आप व्यक्तियों के आधार पर किसी आवृत्ति को बदलवा रहे हैं जिसमें उस प्रोडक्ट का, उस आवृत्ति का सीधा कोई संबंध नहीं है, तो उसको हम पेरिफेरल या परिधीय रास्ता कहते हैं। और जब आवृत्ति बदलवाने के लिए आप उसी चीज पर, जिस पर आप आवृत्ति बदलवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं, तो उसको हम सेंट्रल रूट या केंद्रीय रास्ता कहते हैं। ये आवृत्ति परिवर्तन के संदर्भ में अनुनय का टॉपिक है। अरे छोड़ दो, बहुत और थीरीज है, छोड़ दो। अच्छा बता ही देता हूं, नहीं जिसको मैं कहूंगा छोड़ दो उसी को सोचो सबसे महत्वपूर्ण यही था। देखो इससे रिएक्टेंस थ्योरी प्रूव हो गई। जो चीज मैं कहूंगा इसको छोड़ दो, क्यों पढ़ना चाहते हो, तुमको लगेगा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, बताए नहीं। लो बॉलिंग में हम करते ऐसा है, रियल चीज को कंसील कर लेते, रियलिटी को कंसील कर लेते। कंसील मतलब आवरण डाल, और आपकी एक्सपेक्टेशन को, उस रियलिटी को कंसील करके पहले वहां तक ले आते हैं जहां तक वो उस कंसील्ड रियलिटी से मैच कर जाए, और फिर क्रमशः हम रियलिटी को उजागर कर देते हैं। तब तक आपकी आवृत्ति बदल चुकी होती है, तो आपके उस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप एक कार खरीदने के लिए गए, आपने मन बना रखा है कि आप 10 लाख तक की कार खरीदेंगे। ऐसे आप किसी शोरूम में गए, वहां एक सेल्सवुमेन ने आपको तमाम कारें दिखाई, उनके अलग अलग मॉडल्स दिखाए। कंपनी ने कह रखा कि ये वाला मॉडल बेचो। हो सकता है कंपनी का कोई मॉडल कम बिक रहा हो,
या कंपनी किसी मॉडल को ज्यादा बेचना चाहती है, उसको लग रहा है ये मॉडल ज्यादा बिक रहा है तो इसको और पॉपुलर बनाओ। अपने सेल्समैन को कंपनी ने कह रखा है इसको बेचो, और उसके लिए कंपनी ने एक स्ट्रेटजी बनाई। क्या बनाई कि भारत में मान लीजिए इसको पता चला कंपनी को ज्यादातर लोग 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं, कार का मूल्य मान लो 11 लाख है, कंपनी को लगता है कि 9 से 10 लाख 8 से 10 लाख के बीच तो जाएंगे लोग, 11 लाख पर नहीं जाना चाहते। तो कंपनी ने अपने सेल्समैन को कहा कि तुम पहले क्या करो, पहले कार की कीमत 10 लाख ही बताओ, कह दो कि ये कार ऑटोमेटिक है, ये कार फला, इसमें एलईडी हेडलैम्प्स हैं, इसमें अमुक अमुक तरह का रेन सेंसिंग वाइपर है, फला है, ये है, वो है, 10 चीज बता दो। जब आदमी एकदम तैयार हो जाए कि यार ये कार तो बड़ी चमत्कारी, और आपने दिखा दिया कि ऐसा तो 14 लाख की कार में भी फीचर नहीं मिलता, बताया उसने सेल्समैन ने कि ये जो कार आप सोच रहे हैं 10 लाख में, सर ये हमारी यूनिक कार है, ऐसा दूसरे किसी ब्रांड की कार में 14 लाख में फीचर नहीं। आपको तैयार कर लिया उस कार के पक्ष में। उसने ये भी कहा कि सर ये कार खरीदी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये कार खरीद रखी, चलाई है, बहुत अच्छी है। धीरे धीरे उसने विश्वसनीयता अपनी बना ली आपके दिमाग में, हमारा भला चाहने वाला कह रहा है बार बार कि सर आप तो कोई कार खरीदेंगे, आप कह रहे हैं कि एक कार तो हमको खरीदनी है ही, तो आप कोई कार खरीदेंगे, उसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि वाली कार सबसे अच्छी। अब जब आपने खरीदने का मन बना लिया, गए आप, कहा कि ले आओ फॉर्म वॉर्म सब, उस आदमी ने देख लिया आपने मन बना लिया है, तो फिर उसने कहा कि सर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुला रहा हूं। बुलाया और कहा कि सर हमने 10 लाख में सर को ये कार बताई है, आप इसका इनका बिल विल बनाइए। तो उसने कहा कि अरे तुमको पता नहीं क्या, कंपनी ने अभी 2 दिन पहले इस कार का मूल्य बढ़ा के 10,90,000 कर दिया है, और या कह दिया कि 11,30,000 कर दिया है। कार 1,30,000 सस्ती थी अभी 3 दिन पहले तक, अब महंगी हो गई। अब मैं मन बना चुका हूं कि यही कार तो खरीदनी थी। बच्चे गए हैं मेरे, वो भी करें हाँ पापा यही कार खरीदनी थी। पत्नी बार बार उस कार को निहार रही है कि मन तो बना चुके थे, अचानक कार का रेट बढ़ गया। अब वो कहेगा कि सर मैंने तो 10 लाख बता दिया था सर को, अब क्या करें। तो कहेगा देखो अच्छा ऐसा है कि हमारे तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन है कि हम 30,000 कार का दाम कम कर दें, 11 लाख तक हम कार दे सकते हैं, है इसका रेट 11,30, 11 लाख तक की कार हम सर को दे देंगे, ठीक है, कुछ एसेसरीज लगा देंगे उसमें। अब चूंकि सब तैयार है मानसिक रूप से, पत्नी बच्चे सब, तो मुझे लगता है चलो यार छोड़ो हटाओ, 1 लाख रुपया बढ़ रहा है, इन सबका मन बन चुका है, और ये सेल्समैन भी बहुत अच्छा है, अपनी तरफ से इतना प्रयास करके उसने 30,000 रेट कम करवा दिया है, तो मुझे ये कार खरीद लेनी चाहिए। उस सेल्समैन को पहले से पता था कि कार का दाम 11 लाख या 11 लाख से ऊपर है, लेकिन उसने कंसील कर लिया उसको, और आते ही भांप लिया कि मैं कितने रेंज की कार खरीदना चाहता हूं। पहले मेरे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने कार का एक दाम बताया। इसमें आप लो बॉलिंग में यही करते हैं कि आप बहुत ऊपर और नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा सा ही परिवर्तन कर सकते हैं, चीज में एक्सपेक्टेशन के नजदीक रख सकते हैं। और फिर आपने उसके बाद जब आपका मन बन गया तो जो वास्तविक मांग थी वो प्रकट कर दी, और चूंकि व्यक्ति तब तक तैयार हो चुका था मनोवैज्ञानिक रूप से, तो उसके उस नई मांग के अनुसार अपनी आवृत्ति को बदलने की संभावना बढ़ गई, और इससे आप आवृत्ति परिवर्तन करवाने में सफल हो गए। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है इसको कहते हैं लो बॉलिंग। लो बॉलिंग बेसिकली एक कंसीलमेंट का तरीका है, किसी चीज पर आवरण डालने का तरीका है, जिसमें आवरण डाल के पहले हम आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार दुनिया दिखाते हैं, और फिर हम क्रमशः, जैसे आपको मान लेते हैं कि अब आप तैयार हो चुके हैं किसी खास चीज को करने के लिए, तब हम आपकी एक्सपेक्टेशन से बात को थोड़ा बाहर ले जाते हैं, और उस बाहर ले गई बात के लिए भी आपको तैयार कर लेते हैं, मना लेते हैं कि आप उसके लिए राजी हो जाएं। इसको लो बॉलिंग कहते हैं। तो ये 4 या 5 मैंने आपको तरीके बताए जो मनोविज्ञान में अनुनय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारे सिलेबस में इसके बाद आवृत्ति का केवल एक टॉपिक है, और
एक तो सामाजिक प्रभाव समझाना बुझाना, उसको मैं ज्यादा खास तवज्जो नहीं दूंगा, नोट से पढ़ लेना। एक टॉपिक और है, कौन सा है? अभिवृत्ति के प्रकार। सिलेबस भी नहीं देखते हो। अभिवृत्ति के प्रकार। कितने प्रकार की अभिवृत्ति हमारे सिलेबस में है? 4 प्रकार की। अच्छा, कौन कौन से प्रकार की? बहुत सारे लोग अब सिलेबस ढूंढ रहे हैं कहां है। 6 प्रकार की है। अच्छा, 4 6 और उधर 8, इधर बढ़ रही है, तो क्या पता 8 10 दहाई तक पहुंच जाए। है कोई सूरवीर जो दहाई तक पहुंचा दे? पीछे अमूर्त जगह पर बैठे हुए कोई है क्या? पूछो कितने प्रकार की है? पलायन कर गए क्या कुछ लोग? हाँ? कितने तरह की? तो 2 बता रहे हैं। 8 से 4 से हम आगे बढ़े, 6 8 तक पहुंचे। 2 तो ठीक नहीं लग रहे, तो बहुत लो बॉलिंग हो गई। नहीं, लो बॉलिंग कहां है, तो दूसरा वाला हो गया, डोर ऑन द फेस हो गया। कितने तरह की होती? 3 प्रकार की। अच्छा, पता चल रहा है इससे कितना शानदार तुक्का मार लेते हो, कॉन्फिडेंस के साथ मार रहे हो तुक्का। 2 तरह की आवृत्ति तुम्हारे सिलेबस में है, 2 तरह की। इससे पता चला कि आप कितने तल्लीनता और कितने मनोयोग के साथ इथिक्स पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं आप। अब ये बता दीजिए 2 तरह की कौन कौन सी आवृत्ति है? इधर आगे तो इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है। एक आपके सिलेबस में है नैतिक और एक है राजनीतिक। पॉलिटिकल और मॉरल एटीट्यूड आपके सिलेबस में है। ठीक है, उम्मीद है कि आप आगे इसी तरीके से उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और सदैव निराश करते रहेंगे। बहुत आसान है। अभिवृत्ति का मतलब होता है क्या? अभिवृत्ति का मतलब होता है मूल्यांकन ना। और मूल्यांकन करते हैं हम किसी वस्तु का। अगर यही मूल्यांकन की वस्तु रख दी जाए, कौन सी? कोई राजनीतिक। मूल्यांकन की वस्तु क्या बना दी है? राजनीतिक। तो हम ऐसी आवृत्ति को जो राजनीतिक वस्तु की आवृत्ति है क्या कहेंगे? राजनीतिक अभिवृत्ति कहेंगे। कहेंगे ना? कहेंगे। तो अगर मैं अब ये बता दूं आपको कि राजनीतिक वस्तु से क्या मतलब है, तो आप ये समझ जाएंगे कि उनके बारे में ही जो आवृत्तियां हैं उनको हम राजनीतिक आवृत्ति कहते हैं। दूसरी बार क्या करें, इसी वस्तु की जगह कौन सी चीज रख दें? नैतिक, और उसके बारे में आवृत्ति देख लें, तो बात समझ में आ जाएगी। अब जरा देखिए, एक बार में इसी में जहां हमको क्या करना होता है, मूल्यांकन वस्तु का, उसी मूल्यांकन में राजनीतिक वस्तु रखने जा रहा हूं। तो पहले मैं समझूं कि राजनीति का क्या मतलब होता है। राजनीति क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल योग नहीं,
नहीं। क्या क्या पढ़ लियो? अभी इतिहास में ही हो। अच्छा, तो ही पाषाण कालीन मानो हो कि पहुंच पाए हो आज के एज में? केवल इतिहास पढ़ा है? हाँ, भूगोल भी? अच्छा, इतिहास और भूगोल, साइंस टेक भी चल रहा है, ठीक बात है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, एथिक्स तो भगवान ही भरोसे पढ़े हो। चलो, राज का मतलब होता है शासन, नीति का मतलब होता है नियम या सिद्धांत, संस्थाएं। तो जहां हम शासन, शासन से जुड़े मूल्य, शासन से जुड़े सिद्धांत, शासन से जुड़ी प्रणाली, शासन से जुड़ी संस्था की बात करते हैं, शासन के नियम, शासन के कानून, शासन की संस्थाएं, शासन का प्रकार, शासन के मूल्य, कोई बात जो होगी जो शासन से संबंधित होगी उसको हम कहेंगे राजनीतिक। राजनीतिक, ठीक है। और इन्हीं के बारे में जो ऐसे मूल्य हैं, जो संस्थाएं हैं, इन्हीं के बारे में लोगों का नजरिया कैसा हो सकता है? सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे मान लीजिए इसी शासन के संदर्भ में इसकी प्रणाली के तौर पर मैं रख दूं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और पूछूं कि इस लोकतंत्र के बारे में बताओ जो लोग कैसे हैं साम्यवादी, जो लोग हैं तालिबानी, जो लोग हो सकते हैं बजरंग दली, इनका नजरिया कैसा है? क्या पाओगे? बजरंग दल के लोग, लोकतंत्र का मतलब समानता, बजरंग दल के लोग हिंदू मुसलमान सबको समान मानेंगे? नहीं। तालिबानी? नहीं। साम्यवादी लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक वृत्ति नहीं रखेंगे क्योंकि तो क्रांति से व्यवस्था बदलना चाहते हैं, और लोकतंत्र तो यथास्थितिवाद है। साम्यवादी चाहते हैं राज्य टूट जाए, और लोकतंत्र में तो राज्य रहेगा। इसका तो इन सबकी आवृत्ति लोकतंत्र के प्रति क्या होगी? नकारात्मक। तो मैं क्या कहूंगा? साम्यवाद, धर्मतंत्र, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं। एक साम्यवादी आदमी शासन की प्रणाली, शासन की संस्था और शासन के मूल्यों के संदर्भ में मूल्यांकन का एक नजरिया रखता है ना? आप कहेंगे साम्यवादी आदमी से में मूल्य बताओ, मूल्य ले आइए। कौन सा? स्वतंत्रता। क्या कहेगा? कहेगा स्वतंत्रता के प्रति उसका रवैया कैसा होगा? नकारात्मक। कहेगा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता तो मिलेगी साम्यवाद आ जाने के बाद, शुरू में तो होगी तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ठीक है। इसी बात में एक दूसरी विचारधारा ले आओ। कौन सी ले आओ? जैसे उदारवाद। उदारवादी आदमी से पूछो लोकतंत्र, कहेगा लोकतंत्र ही एकमात्र शासन प्रणाली होनी चाहिए। पूछो स्वतंत्रता, क्या बताएगा कि उदारवादी आदमी स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या होगा? सकारात्मक। लोकतंत्र के संदर्भ में सकारात्मक, पॉजिटिव होगा ना? तो इसका मतलब है उदारवाद और साम्यवाद क्या है? ये पॉलिटिकल एटीट्यूड हैं, क्योंकि
उदारवादी आदमी शासन के मूल्यों, सिद्धांतों, प्रणाली, संस्थाओं के बारे में, एक तरह के शासन, एक तरह की संस्था, एक तरह के नियम कानून के बारे में क्या रखता है? सकारात्मक नजरिया, और दूसरे तरह के बारे में नकारात्मक। साम्यवादी एक तरह के मूल्य, शासन प्रणाली, कानून, नियम के बारे में सकारात्मक, दूसरे तरह के नकारात्मक। इसका मतलब इस तरह के जितने वाद या विचारधाराएं हैं जो राजनीतिक वस्तुओं के मूल्यांकन के हमारे नजरिए को तय करते हैं, उनको हम राजनीतिक आवृत्तियां कह सकते हैं। तो राजनीतिक आवृत्तियां कौन है? जिनके द्वारा हम क्या कर रहे होते हैं? किसका मूल्यांकन? किसका मूल्यांकन? शासन से जुड़ी किसी चीज का। क्या पाते हो? कौन करवा रहा है मूल्यांकन आज के समय में? आज के समय में मूल्यांकन करवा रही हैं कुछ विचारधारा, समाजवाद, साम्यवाद, धर्मतंत्र, ये सब क्या है? अलग अलग किस्म की विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर हम शासन से संबंधित वस्तुओं के बारे में सकारात्मक, नकारात्मक, या फिर कई बार कुछ मामलों में सकारात्मक, कुछ मामलों में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे साम्यवादी स्वतंत्रता को लेकर सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी। कहते हैं साम्यवाद आने के बाद स्वतंत्रता को लेकर ठीक रुख है, होनी चाहिए, साम्यवाद आने से पहले नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता को लेकर उनका एटीट्यूड इस बात पर निर्भर करता है स्वतंत्रता की बात कब की जा रही है। उस दुनिया में जहां भी वर्ग बचा है, जहां वर्ग खत्म हो गया, जब वर्ग खत्म हो गया तो स्वतंत्रता होगी। जब तक वर्ग बचा है तब तक एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर तानाशाही होगी। तो इस तरीके से जब हम चीजों का मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं ये राजनीतिक आवृत्तियां हैं। तो हमारी आज की दुनिया में अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग समाजों में इन्हीं कानूनों का, संस्थाओं का, राजनीति से जुड़े प्रणालियों का, राजनीतिक मूल्यों का, लोगों का नजरिया क्या है, अलग अलग है। क्योंकि कुछ लोग कैसे हैं? उदारवादी, कुछ कैसे समाजवादी, कुछ कैसे साम्यवादी, कुछ नक्सलवादी। अलग अलग वाद से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब इन्हीं संस्थाओं को कई बार अच्छा और कई बार बुरा, अपनी विचारधारा के अनुसार संस्थाओं को अच्छा या बुरा, कानूनों को अच्छा या बुरा, मूल्यों को अच्छा या बुरा। जैसे आजादी का मूल्य तालिबानी अच्छा नहीं मानेंगे, स्त्री समानता का मूल्य तालिबानी अच्छा नहीं मानेंगे, तो वो उनके लिए स्त्री समानता बुरी बात, उदारवादी इसको अच्छा मानेंगे। ठीक है। तो तानाशाही में जिन मूल्यों को समर्थन किया जाता है उसका अलग रूप है। जैसे आजकल पाकिस्तान में सेना 9 मई की घटना के बाद पाकिस्तान में पीटीआई नाम की पॉलिटिकल पार्टी के समर्थकों के ऊपर टूट पड़ी है। कह रही कि अब इनमें से जिनको पकड़ेंगे उनका मुकदमा आर्मी एक्ट से चलेगा, जिस एक्ट में इससे पहले केवल आर्मी अफसरों की, आर्मी के लोगों की सुनवाई होती थी, सिविलियंस की सुनवाई भी पाकिस्तान में सेना कह रही है उसी एक्ट में करें। और माना जा रहा है कि ये पीटीआई नाम की पार्टी को निपटाने का तरीका है, क्योंकि उसके लोग सुप्रीम कोर्ट से अभी जमानत ले रहे हैं, हाई कोर्ट से जमानत ले रहे हैं। न्यायपालिका पीटीआई का समर्थन कर रही है, इमरान खान की पार्टी का। तो तानाशाही सेना क्या मानती कि अगर हम इन कोर्ट्स में लोगों को जाने देंगे तो जमानत लेंगे, लेकिन अगर इनका मुकदमा चलाएंगे सैन्य कोर्ट में, मिलिट्री एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत, तो आर्मी एक्ट में मुकदमा इनका आर्मी में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो जिसको एक बार पकड़ेंगे फिर बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो निपटा देंगे। ठीक है। अब दुनिया भर में आज ही अमेरिका के 60 सेनेटर्स ने, सुबह जब मैं आ रहा था तो खबर आई कि अमेरिका में, जो पिछले दिन सुबह रही होगी, हमारे यहां जब रात थी तो करीब 2 बजे हमारे यहां, कल की 2 बजे की रात में, वहां 60 सेनेटर्स ने एक चिट्ठी लिख के अमेरिका के पार्लियामेंट को, सीनेट को, उनके कांग्रेस को, सब जगह चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका हस्तक्षेप करे, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उदारवादी मूल्य खतरे में है। तो अमेरिका पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई, कोई सेना की कार्रवाई हो रही है, उसको क्या कर रहा है? नकारात्मक तरीके से देख रहा है। या बहुत सारे अमेरिकी सीनेटर
अब पाकिस्तान की सरकार, जो पीडीएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो सरकार और सेना इसको कैसे देख रही है? सकारात्मक नजरिए से, क्योंकि वो तानाशाही को ठीक मान रहे हैं इसी से हम क्या कर पाएंगे? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो दोनों तरह के लोगों में क्या पाओगे? उनका नजरिया इसी बात को लेकर अलग अलग है। एक राज्य के भीतर सरकार मान रही कि जो कुछ हो रहा ठीक है, क्योंकि सरकार उदारवादी मूल्यों के अनुसार मूल्यांकन नहीं कर रही, और दूसरा राज्य मान रहा है कि जो यहां हो रहा हो ठीक नहीं है। भारत के संदर्भ में भी मोदी जाने वाले अमेरिका, और स्टेट डिनर है वहां, और उससे पहले आई अमेरिका से एक रिपोर्ट आई भारत में रिलीजियस फ्रीडम को लेके, रिपोर्ट काफी खराब है। तो अमेरिका के इस रिपोर्ट का भारत के विदेश मंत्रालय और बाकी लोगों ने खंडन किया, क्योंकि अमेरिका के रिपोर्ट बनाने वाले लोग कुछ खास तरह के मूल्यों के आधार पर भारत का मूल्यांकन कर रहे हैं। भारत उस मूल्यांकन के तरीके से सहमत नहीं। तो जो रियलिटी होगी तो एक ही होगी, अंतर किसमें? मूल्यांकन के तरीके। दो अलग अलग लोग उसी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो एक कह रहा नहीं हमारे यहां सब कुछ ठीक है, सकारात्मक है, दूसरा कह रहा नहीं नकारात्मक, ठीक है। इसी आवृत्ति को जो इस तरह से किसी राजनीतिक वस्तु का, जिसमें कोई राजनीतिक क्या शामिल हो सकता है? कानून शामिल हो सकता है, जिसमें कोई लेजिस्लेशन नीति शामिल हो सकती है, जिसमें सरकार का कोई निर्णय हो सकता है, इसके बारे में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं ये राजनीतिक आवृत्ति। इसी जगह रख दो कोई विषय कैसा जो राजनीतिक के बजाय कैसा हो? नैतिक, नैतिक वस्तु। अगर वस्तु रख दें कैसी? नैतिक। नैतिक वस्तु का संबंध किससे है? नैतिक वस्तु का संबंध है कैसा जीवन होना चाहिए, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, क्या आचरण उचित है, क्या अनुचित है, मानव जीवन की गुणवत्ता का मानक क्या होना चाहिए। इस तरह के जो सवाल हैं, इन सवालों को हम कहते हैं नैतिक प्रश्न। कैसे पहचानेंगे कौन सा आचरण नैतिक और कौन सा अनैतिक है? कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए, कैसी संस्थाएं होनी चाहिए, इस तरह के तमाम सवाल। ये सब सवाल क्या है? इस तरह बहुत सारे और सवाल, जैसे अभी आजकल मसला चल रहा है क्या, समलैंगिकता होनी चाहिए या नहीं, गर्भपात होना चाहिए या नहीं, कोई भी ऐसा मामला। जो भी ऐसा मामला इसमें कुछ चाहिए जुड़ा हुआ है, तो क्या है हमारे लिए? नैतिक वस्तु है। और इनको लेके क्या है? इन सभी नैतिक वस्तुओं को लेकर क्या है? अलग अलग मूल्यांकन के क्या है? नजरिए, अलग अलग मूल्यांकन नजरिए। गांधीवादी लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता का मानक एक है, सुखवादी लोगों के लिए दूसरा है, लिबरल लोगों के लिए गर्भपात में एक स्टैंड है, कंजर्वेटिव लोग, धार्मिक लोगों के लिए उसका स्टैंड दूसरा है। एक के अनुसार गर्भपात उचित है, दूसरे के अनुसार गर्भपात अनुचित है, ठीक है। एक के अनुसार जीवन की गुणवत्ता का मानक आध्यात्मिकतावादी होना चाहिए, दूसरे के अनुसार
भौतिकतावादी होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके से उचित अनुचित जीवन के बारे में, मनुष्य के बारे में, उसके गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाते हैं तो आप पाते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसा मिलेगा। मूल्यांकन के नजरिए में क्या है, इनके संदर्भ में अलगाव है। और ये अलगाव क्यों है? ये अलगाव हो सकता है किसके कारण? उपयोगितावाद के कारण ये अलगाव हो सकता है, सुखवाद के कारण ये अलगाव हो सकता है, गांधीवाद के कारण। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी तमाम विचारधाराएं, ग्रीक नैतिकता के कारण, ऐसी तमाम विचारधाराएं जो सही गलत उचित अनुचित का तरीका तय करती है, जिनसे यह तय होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, उनसे जुड़ी आवृत्तियों को हम नैतिक आवृत्तियां कहते हैं। तो नैतिक संदर्भ में किसी वस्तु का मूल्यांकन करोगे तो उस मूल्यांकन के ढंग को नैतिक आवृत्ति, राजनीतिक वस्तु का मूल्यांकन करोगे तो राजनीतिक आवृत्ति। इस तरीके से हम आवृत्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो एटीट्यूड का सिलेबस था मोटे तौर पर मैंने खत्म कर दिया। और अब हम लोग क्रम में अगर देखते तो ये इससे पहले एक टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जाएंगे। उससे पहले कल मैं कुछ सवाल जो एटीट्यूड से आए हैं पिछले ईयर्स में, एक आध सवाल करवाया था, कुछ सवाल और करवा दूंगा जिसका आप फिर प्रैक्टिस करिएगा।